हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीखो सी स्टूडेंट। मेरा नाम है आशीष और आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो पीजीबीपी आज हम पढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे सीए वाले स्टूडेंट्स हो चाहे सीएमए वाले स्टूडेंट्स हो। पहला क्वेश्चन जो होता है वो पीजीबीपी का आता है। इसके अलावा कई बार छोटे क्वेश्चंस में भी पीजीबीपी आ जाता है और इसके अलावा एमसीक्यूज़ में भी पीजीबीपी पूछा जाता है। तो पीजीबीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस चैप्टर को करेंगे पूरा। मैं स्टडी मटेरियल से कवर करवाऊंगा विद कॉन्सेप्ट्स विद क्वेश्चन आंसर्स, और आपको कॉन्सेप्ट्स हमेशा ज़्यादा ही मिलेंगे इसमें। तो मैं मार्क करवाता चलूँगा कि कौन सा आपके लिए ज़रूरी है, कौन सा आपको प्रैक्टिकल लाइफ के लिए पढ़ना चाहिए, कौन सा आपको पेपर के लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट रहेगा। सब कुछ हम कवर करते चलेंगे और मेरे साथ जुड़े रहिए। नोट्स की ज़रूरत होगी मैं नोट्स दूंगा, कुछ भी लिखवाने की ज़रूरत होगी तो मैं वहीं लिखवा दूंगा आपको बुक में। तो बुक मेरे साथ खोल लीजिए एक बार और हम अब पीजीबीपी अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आ जाइए पेज नंबर 5 पे। यहाँ पर है इनकम चार्जेबल अंडर हेड चार्जिंग। चार्जिंग सेक्शन जो इसका है वो है सेक्शन 28। अच्छा, चार्जिंग सेक्शन होता क्या है किसी भी चैप्टर का? जैसे पीजीबीपी हो गया, रेसिडेंशियल हो गया, इसके अलावा तुम्हारा कैपिटल गेन हो गया। मतलब चार्जिंग सेक्शन का मतलब है उधर क्या क्या मतलब चीज़ें हैं जो उसके अंदर टैक्सेबल होंगी, क्या क्या चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में आती हैं। तो वो है आपका चार्जिंग सेक्शन। जैसे कि इनकम फ्रॉम बिजनेस, प्रोफेशन और वोकेशन। आपका कोई भी बिजनेस है, प्रोफेशन है, वोकेशन है, उससे आपको जो भी इनकम होती है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा आपको कोई भी कंपनसेशन मिला, ठीक है, या कोई अदर पेमेंट रिसीव हुई, तो वो आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मैं जो बताता चल रहा हूँ उसको बस ध्यान से सुनते रहना। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। देखिए इसमें देखिए पॉइंट नंबर 3 है इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड सर्विसेज परफॉर्म फॉर द मेंबर्स बाय ट्रेड, प्रोफेशन और बिजनेस। ठीक है, बस ये लर्न करते रहिए हेडिंग कि कोई भी इनकम है आपकी स्पेसिफाइड सर्विस परफॉर्म बाय कोई भी मेंबर एंड ट्रेड, प्रोफेशन और बिजनेस के, मतलब सारी बिजनेस और प्रोफेशन की जितनी भी इनकम है ना वो आपकी पीजीबीपी में आएगी। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा है फोर्थ नंबर इंसेंटिव रिसीव। कोई भी आपको इंसेंटिव मिला है एक्सपोर्ट बिजनेस से, जैसे आपको मान लो कोई भी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट मिला है, कैश असिस्टेंट मिला है, या फिर आपको कोई भी मतलब कस्टम ड्यूटी पे रीपेमेंट मिली है, ड्रॉबैक मिला है, ठीक है। जैसे मान लो आपने अभी टैक्स पे कर दिया, बाद में आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल गया या कुछ है। आपका प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट, पासबुक स्कीम, ये सब है। वैसे इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पहला वाला है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट। ये अगर आपका पेपर में आ गया तो ये आपका इसके अंदर पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा है वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और पर्क्स। अगर आपको कोई भी बेनिफिट मिला है या कोई गिफ्ट मिले हैं, और ये जो गिफ्ट है ना वो बिजनेस के गिफ्ट हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको यहाँ दिख रहा है ना? हाँ, मैं एक बार ये स्क्रीन लॉक कर देता हूँ। स्क्रीन लॉक्ड है, आपको ये दिख रहा है। तो गिफ्ट अगर आपको बिजनेस में मिले हैं, वैसे तो देखो आपको अगर ये क्लियर दिख रहा है यहाँ पर तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। आप अपने उसमें नोट करते जाइए। तो आपको कोई भी गिफ्ट या मिला है बिजनेस का, जैसे मान लो मेरे को अपने जो सप्लायर है उससे गिफ्ट मिल गया, तो वो आपका यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा पीजीबीपी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे इसमें क्या एग्जाम्पल था कि एक कंपनी है वो रेंट फ्री हाउस दे रही है लॉयर को, और लॉयर जो है ना वो सर्विसेज दे रहा है कंपनी को। तो क्या हम जो रेंट है, देखो अब मैंने कंपनी ने क्या किया, रेंट फ्री दे तो दिया लॉयर को, अब लॉयर सर्विसेज दे रहा है तो पता चल रहा है कि भैया लॉयर जो सर्विसेज दे रहा है वो कोई फ्री में नहीं दे रहा है, उसकी जगह कंपनी है ना उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रही है, रहने के लिए दे रही है, पैसे नहीं ले रही है उससे, लेकिन रहने के लिए तो दे रही है ना। तो रहने के लिए अगर वो दे रही है ना कंपनी, तो क्या होगा, हम जो रेंट की जो वैल्यू होगी ना वो आपकी पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगी। किसके हाथ में? लॉयर के हाथ में। तो लॉयर का जब हम इनकम कंप्यूट करेंगे तो वहाँ पर पीजीबीपी इनकम में आपका रेंट वैल्यू आपकी टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अलावा है सम ड्यू और रिसीवेबल बाय पार्टनर ऑफ द फर्म। अच्छा, होता क्या है मैं आपको एक बात बता दूं। जब हमारा पार्टनरशिप फर्म होता है ना, पार्टनरशिप फर्म का जो भी इनकम होता है वो होता है एग्जेम्प्ट, ठीक है।
नहीं सॉरी, पार्टनरशिप फर्म का जो भी इनकम होता है ना, वो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में तो टैक्सेबल होता है, लेकिन पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। मैं सही बता रहा हूँ, पार्टनर के हाथ में वो एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट मिलता है कंपनी फर्म से, सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, रेमुनरेशन मिलती है, तो वो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। कहाँ पर? पीजीबीपी में। ठीक है, हमारा जो पीजीबीपी का हेड है उधर टैक्सेबल हो जाएगी। अभी तक हम सारे वो ही पढ़ रहे हैं, चार्जिंग सेक्शन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल को देख लेना कि जैसे होता क्या है। सपोज फर्म ने पे किया 20% इंटरेस्ट। देखो 12% इंटरेस्ट पीजीबीपी में अलाउड होता है, ठीक है, लेकिन फर्म ने क्या किया, 20% इंटरेस्ट पे किया है एक पार्टनर को। ठीक है, 20% इंटरेस्ट जब पे किया ना, तो 12% तो उसको अलाउ हो जाएगा, लेकिन जो एक्सेस 8% है वो डिसअलाउ हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ फर्म। तो इस 8% पे ना, ये देखो, टैक्स इन द हैंड ऑफ फर्म ड्यू टू डिसअलाउंसेस एंड सेम विल नॉट बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। देखो इसको ध्यान से समझो, मैं ना इसको कॉपी में समझाता हूँ आपको, बहुत आसान चीज़ है लेकिन मेरा समझाना ज़रूरी है। देखो क्या होता है, जैसे 12% इंटरेस्ट, मेरा पेन कहाँ गया, जस्ट वेट अ मिनट। जैसे क्या हुआ है, 12% आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, 12% इंटरेस्ट आपको अलाउ होता है। मान लो आपने दे दिया 20% इंटरेस्ट। अब 12% इंटरेस्ट जब अलाउ होता है ना आपको देना, तो होता क्या है, 12% जब अलाउ होता है तो ये तो कंपनी माइनस कर लेगी, लेकिन पार्टनर के हाथ में ये टैक्सेबल हो जाएगा। कंपनी अपने एक्सपेंसेस में माइनस, मतलब एक्सपेंसेस दिखाकर अपने प्रॉफिट को कम कर लेगी, लेकिन पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन जब 20% देगी ना, तो 12% ही अलाउ होगा, 8% डिसअलाउ हो जाएगा कंपनी का। तो जो शेयर होल्डर, सॉरी पार्टनर है ना, पार्टनर के हाथ में क्या होगा, 12% तो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन 8% जो यहाँ पर कंपनी का डिसअलाउ हो गया, वो पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 8% जब डिसअलाउ हुआ कंपनी का, तो इस पे तो कंपनी अब टैक्स पे कर रही है इस इनकम पे, तो कंपनी तो माइनस नहीं कर पाई, तो अब पार्टनर का एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को आप करोगे तो आपका और क्लियर हो जाएगा। या तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो आपने, वरना अपनी बुक में तो आपको दिख ही रहा होगा। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि 20% अगर वो दे रही है तो 12% अलाउ होता है, 8% डिसअलाउ होगा। और जो डिसअलाउ, कंपनी को डिसअलाउ हो गया, कंपनी को डिसअलाउ का मतलब क्या होता है, इंटर में पढ़ा होगा। कंपनी को डिसअलाउ का मतलब होता है वो अभी एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते, इनकम में से माइनस होगा नहीं, तो भाई कंपनी तो वहाँ टैक्स पे कर रही है, तो पार्टनर को अब टैक्स पे नहीं करना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स पार्टनर शेयर, हाँ तो ये यही लिखा हुआ है, ये लाइन मार्क कर ले। इस लाइन में लिखा हुआ है कि जो भी मतलब पार्टनर का शेयर होता है वो एग्जेम्प्ट होता है उसके हाथ में। क्यों? क्योंकि उस पर फर्म पे कर चुकी होती है टैक्स। ठीक है, इसके अलावा है फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी, ये नेक्स्ट है। इसमें क्या होता है, अगर मान लो आप कोई आपका किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, कि आप क्या करोगे, आप ये बिजनेस नहीं करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरे साइड में जो दुकान है ना, वो भी स्टेशनरी की है, मेरी भी स्टेशनरी की दुकान है। मैंने उसको बोला तू ऐसा कर, यहाँ से 8 किलोमीटर से बाहर निकल जा, इस डिस्ट्रिक्ट में तो तू बिजनेस नहीं करेगा, तो नेट नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी, तू एक्टिविटी नहीं करेगा, तू यहाँ से बाहर जा। या फिर मैंने किसी एक्टर को बोला कि भाई देख मेरा टाइम चल रहा है, मैं भी एक एक्टर हूँ, स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ, तू यहाँ से निकल जा, मैं तेको 10 करोड़ रुपए दूंगा, तो वो जो 10 करोड़ रुपए मैं दे रहा हूँ ना, वो उसकी पीजीबीपी की इनकम में टैक्सेबल हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल ऐसा दे रहा हूँ। तो नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी, अगर आपको पैसे मिले हैं तो वो भी आपको पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएंगे। एक मिनट, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट पेज क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट पेज है नॉट शेयरिंग फॉर एनी नो हाउ इंटेंजिबल कॉपीराइट्स। मतलब कोई भी आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया है कि जहाँ पर मतलब आप आप किसी और कंपनी को पैसे दे रहे हो, या फिर आपको पैसे मिल रहे हैं कि आप शेयर नहीं करोगे अपने नो हाउ इंटेंजिबल्स किसी के साथ भी, तो आपको अगर पैसे मिल रहे हैं तो वो पैसे भी आपके पीजीबीपी में आ जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई सम रिसीव हुआ है, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, भाई ये कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ना लर्न कर लो। कैपिटल गेन और आईएफओएस में भी आएगी, जब हम वो यूलिप पढ़ेंगे ना, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी आएगी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी पीजीपीपी में टैक्सेबल होती है।
मैं बाद में भी जब यूनिट लिंक पढ़ाऊंगा तो आपको वहाँ पर भी बताऊंगा कि कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे ही आ जाएगी ये लाइन, तो आपको याद रखना है कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी हमारा पीजीपीपी में टैक्सेबल होता है, ठीक है, ये याद रखना। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन कन्वर्जन ऑफ कैपिटल गेन। अच्छा, जब क्या होता है, जब अभी हम अपनी कोई भी कैपिटल मतलब इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री मतलब हमारा कोई स्टॉक है, उसको हम अपनी कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू ले लेते हैं। मतलब हमने एक तरीके से अपनी सेल मान ली, अभी सेल हुई नहीं है लेकिन हमने अपनी सेल मान ली, कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया, तो फेयर मार्केट वैल्यू जो हम लेते हैं तो ये भी हमारा पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है, ठीक है। इसके अलावा सम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर अंडर 35AD। 35AD में क्या होता है, अभी मैं पढ़ाऊंगा, 100% डिडक्शंस मिलती हैं। तो उसमें क्या होता है, आपने कोई एसेट बेच दिया, जैसे आपने कोई एसेट मान लो खरीदा 35AD में, तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा उसी साल में। लेकिन अगर मान लो आपने उसको 8 साल के अंदर अंदर बेच दिया, ठीक है, तो आपका वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो कहाँ टैक्सेबल होगा, वो आपका पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। ये यही बताना चाहता था, और इसके साथ ये चार्जिंग सेक्शन पूरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्पेकुलेशन बिजनेस में। अच्छा, स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होते हैं? स्पेकुलेशन बिजनेस मतलब आप जब शेयर्स की परचेज सेल का बिजनेस करते हो, ठीक है, आप मान लो अपना कोई बिजनेस कर रहे हो, उसके साथ आप शेयर ये भी करते हो, तो आपको ना इसकी स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम और लॉस जो भी आएगा वो आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। मतलब हेड तो सेम आएगा पीजीबीपी का, लेकिन पीजीबीपी हेड के अंदर मान लो आपका एक होटल का बिजनेस है, आप होटल का बिजनेस अलग दिखा रहे हो, एक स्पेकुलेशन का एक अलग हेडिंग देनी पड़ेगी पीजीबीपी के अंदर ही, वो आपको अलग से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या आता है, इसमें ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, और इसमें सेल और परचेज ऑफ शेयर्स एंड कमोडिटीज़ होते हैं जहां पर एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती, ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या नहीं आएगा, नॉट अप्लाई टू, इसमें क्या क्या नहीं आएगा, 1 मिनट, ये नेक्स्ट पेज पे आपको मिलेगा। इसमें जो नहीं आएगा वो है, जस्ट वेट अ मिनट, इसमें जो नहीं आएगा वो है बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन शेयर्स, बिजनेस ऑफ बैंकिंग, और ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। तो देखो, शेयर खरीदना बेचना, ठीक है, लेकिन अगर आप उसका ट्रेडिंग ही कर रहे हो शेयर्स की, ठीक है, ट्रेडिंग कर रहे हो एक तरीके से, तो वो आपका यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेडिंग चले जाएगा आपका कैपिटल गेन के अंदर। इसके अलावा क्योंकि आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो आप अपना ट्रेडिंग कर रहे हो, नॉर्मल खरीद रहे बेच रहे हो, बहुत लोग खरीदते बेचते हैं। कैपिटल गेन में जाओ ना, ये आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे। एक होता है बिजनेस कि भैया मैं लोगों के बिहाफ पे पैसे उठा रहा हूँ, वो बिजनेस होता है। जैसे मैंने आपसे पैसे ले लिए, कई दोस्तों से पैसे ले लिए, मैंने कहा चलो मैं ये बिजनेस ही कर रहा हूँ, ये होता है स्पेकुलेशन बिजनेस। एक होता है ट्रेडिंग करना, वो आ जाता है कैपिटल गेन के अंदर। बिजनेस और बैंकिंग, बैंकिंग में भी बहुत पैसे का लेन देन होता है, वो यहाँ पर नहीं आता। ग्रांटिंग ऑफ लोन एंड एडवांसेस, किसी को लोन देना या किसी से पैसे लेना, डिपॉजिट्स लेना, तो ये भी यहाँ पर नहीं आता, ठीक है। इसके अलावा ट्रांजेक्शन नॉट डीम टू स्पेकुलेशन बिजनेस, हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ऑफ रॉ मटेरियल, वो यहाँ पर नहीं आते। हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक एंड शेयर्स यहाँ नहीं आते। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ नहीं आते। ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स भी यहाँ नहीं आते, ठीक है। कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स भी यहाँ नहीं आते, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया क्या क्या नहीं आता है। इसके बाद है मैथड्स ऑफ अकाउंटिंग। मैथड्स ऑफ अकाउंटिंग में आपका है ना आईसीडीएस है। तो आईसीडीएस में आप क्या करना है, एक बार है ना आईसीडीएस की रफ रीडिंग ले लेना। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं आपको छोटा मोटा बता देता हूँ अकाउंटिंग। देखो, आईसीडीएस क्या होता है, आईसीडीएस आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लाई थी, 10 आईसीडीएस लाई थी। ये देखो, ये 10 आईसीडीएस ये रहे, ठीक है, 10 आईसीडीएस लाई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट लाई थी। और ये यहाँ पर मतलब बुक्स मेंटेन करने के लिए नहीं होते, ये एक तरीके से कंप्यूट करते हैं इनकम को पीजीबीपी और आईएफओएस मतलब अदर सोर्सेज में, ठीक है। और यहाँ पर जो आईसीडीएस होते हैं ना, वो आपके अगर मान लो आईसीडीएस और कॉन्फ्लिक्ट हो गया आईसीडीएस और इनकम टैक्स में, तो आपका इनकम टैक्स एक्ट के जो रूल्स होते हैं वो चलेंगे। इनकम टैक्स रूल्स में और इसमें हो गया तो इनकम टैक्स रूल्स माने जाएंगे। अगर आपका आईसीडीएस और इंडेस में क्लैशेस हो गए तो आपको आईसीडीएस फॉलो करना पड़ेगा। मतलब आईसीडीएस एक तरीके से डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ से ही है, ठीक है। लेकिन इंडेस और यहाँ पर क्लैशेस हो गए, लाइक मेरे को कोई एग्जांपल याद आ रहा है लीजेस का। लीजेस में मान लो इंडेस कहता है कि ये अगर आपकी आप लेसर हो
तो आपने पढ़ा होगा, अगर आपने इंडेस पढ़े हुए हैं, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपने पढ़ रखे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो छोड़ दो इस एग्जांपल को। अगर मान लो लीजेस में क्या बोलता है, लीजेस में यही बोलता है ना फाइनेंस लीज में कि भाई तुम्हारे पास अगर एसेट है एज अ लेसी, तो तुम्हें डेप्रिसिएशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम अल्टीमेटली उसके ओनर हो, क्योंकि तुम इस तरीके से लीज पेमेंट कर रहे हो, वो 95% से अबव है, ठीक है, ऊपर से तुम लास्ट में उसको खरीद भी रहे हो, सब कुछ है। लेकिन आईसीडीएस ये फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो आईसीडीएस कहता है कि नहीं, लेसर है वही डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। तो हमें इनकम टैक्स रूल्स में आईसीडीएस की माननी पड़ेगी। सबसे पहले ऊपर है एक्ट और रूल्स, उसके बाद है आईसीडीएस, ठीक है। तो आईसीडीएस लाया थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, तो इसकी एक बार रफ रीडिंग ले लेना। ये पेपर में आज तक इसका कोई क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है, और एमसीक्यू में अभी तक पूछा नहीं गया है, बट पूछा जा सकता है। तो आप एक रफ रीडिंग ले लेना, जैसे कि आईसीडीएस 1 क्या होता है, अकाउंटिंग पॉलिसीज होता है, ठीक है। इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, प्रूडेंस इन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ये अकाउंटिंग पॉलिसी में मतलब नहीं देखता ये मटेरियलिटी और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ऐसी वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज है इन सेकंड आईसीडीएस। एक मिनट, तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज में क्या क्या है कि जो आईसीडीएस है इन्वेंट्रीज का, वो वैल्यू ऑफ कॉस्ट और नेट रिजर्व वैल्यू विच एवर इज लोअर लेता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेना, रेवेन्यू रिकग्निशन पढ़ लेना, टेंजिबल पढ़ लेना। टेंजिबल में क्या लिखा हुआ है कि एक्सचेंज का पॉइंट है एक, मतलब ये सारे हैं ना, आप रफ रीडिंग कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिटेल में इसको पढ़ना लर्न करना, लेकिन एक रफ रीडिंग ज़रूर ले लेना। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस है उसकी ले सकते हो। एक क्वेश्चन 19 है वो देख लो एक बार आप। 19 क्या कहता है कि जो आपका सिक्योरिटीज़ है ना, आईसीडीएस क्या करता है, कैटेगरी वाइज लेता है। मतलब ये पूरी की पूरी कैटेगरी का टोटल लेगा और फिर कॉस्ट ऑन एनआरवी विच एवर इज लोअर ले लेगा, ठीक है। लेकिन जो आपका इंडेस होता है एज पर, सॉरी, जो आपका एएस होता है एज पर एएस, कौन सा है इसका, 13 है, वो क्या करता है, वो आपका इंडिविजुअल स्क्रिप्ट वाइज लेता है। लेकिन आपका आईसीडीएस क्या करता है, पूरा टोटल ले लेता है। तो ये क्वेश्चन देख लेना। मतलब मैं बस आपको ये कहूँगा, ये ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, वो भी लास्ट में अगर चैप्टर के आपको टाइम मिले तो, वरना मत पढ़ना, कोई बात नहीं। इसके बाद हम कुछ एडमिसेबल डिडक्शंस पढ़ लेते हैं। अलाउड डिडक्शंस बोलते हैं इसको। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। ऐसे ही है ना, क्वेश्चन पे चढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपका एक चार्ट बना दूँ पीजीबीपी का, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें अलाउ होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें डिसअलाउ होनी चाहिए। ये बेटर रहेगा कि हम एक चार्ट बना लेते हैं। जस्ट मेरे को थोड़ा सा टाइम दो। और मैं बता रहा हूँ, इस चार्ट को जो मैं बना रहा हूँ ना, इसको बाय हार्ट लर्न कर लो, अभी लर्न कर लो, चाहे हमें टाइम लग जाए। और अगर आपको है तो थोड़ा सा तेज़ निकाल दो, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि आप पीजीबीपी के साथ इसको लर्न कर लो, इस चार्ट को। क्योंकि देखो, अभी अच्छे से लर्न करोगे, अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते वक्त भी इसको पूरा पूरा लिखोगे ना, तो अभी से ही प्रैक्टिस होगी, पेपर में प्रेजेंटेशन अच्छी करके आओगे, नंबर मिलेंगे। वरना मैंने देखा है कि आंसर सही होता है, प्रेजेंटेशन या हेडिंग गलत लिख देने पे भी नंबर कट जाते हैं। तो होता क्या है, देखो ये होता है कैलकुलेशन ऑफ पीजीबीपी इनकम जब हम करते हैं ना, तो कैलकुलेशन ऑफ पीजीबीपी इनकम, तो कैसे करते हैं हम इसकी कैलकुलेशन, एक बार मैं कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लिखते हैं अपना प्रॉफिट, ये दिख रहा है ना स्क्रीन में, हाँ ठीक है। प्रॉफिट, मैं अपना हाथ ऐसे कर लेता हूँ, प्रॉफिट लॉस एज पर पीएनएल अकाउंट। सबसे पहले तो हम प्रॉफिट एंड लॉस पर पीएनएल अकाउंट उठाते हैं। फिर नीचे बहुत सारे एडिशन डिडक्शंस दे रखे होते हैं कि ये हमने पीएनएल के प्रॉफिट को निकालने के लिए कर दिए, या फिर ये चीज़ें हमने माइनस कर दी। कुछ एडिशंस, एडिशनल पॉइंट्स भी होते हैं, ये आपने क्वेश्चंस में देखे होंगे। तो हम क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे एक्सपेंसेस डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। मतलब जो एक्सपेंसेस हमने पीएनएल में तो माइनस कर दिए, डेबिट कर दिए, बट नॉट अलाउड, वो अलाउड नहीं है एज डिडक्शंस, मतलब हमने गलत करे हैं, ठीक है। या फिर हम उसको, मैं सीधा सीधा बोलूँ तो हमें डिसअलाउ करना है, ठीक है। और ऐसे ही कुछ और एडिशन, मतलब डेबिट होंगे जो अभी तक हमने किए नहीं है बट अब हमें करने चाहिए। तो मैं यहाँ पर लेस करके लिख देता हूँ उसको, एक्सपेंसेस नॉट डेबिटेड टू पीएनएल बट
बट अलाउड एज डिडक्शन, मतलब वो डिडक्शन के लिए अलाउड है बट अभी तक हमने माइनस किए नहीं है, तो अब कर देंगे माइनस, अब माइनस कर देंगे, ठीक है। अब क्या होता है, अब आ जाते हैं हम क्रेडिट साइड पे। अब क्रेडिट साइड पे इनकम्स आती हैं। कुछ इनकम्स ऐसी होंगी जो आपने क्रेडिट तो कर दी लेकिन वो अलाउड नहीं है, तो आपने ऐड कर दी लेकिन ऐड करनी नहीं चाहिए थी, तो अब लेस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप ना पेपर में, यहाँ जब लेस करोगे ये लाइन लिखोगे ना, तो यहाँ ही लिख देना एंड इनकम credited to P&L but not taxable, ठीक है। अंडर दिस हेड होता है, हम पूरा नहीं लिख रहे, नॉट टैक्सेबल लिख देते हैं, बस इतना ही पेपर में लिख देंगे। और कुछ इनकम ऐसी होगी जो आपने अभी तक मतलब ऐड नहीं करी है बट आपको ऐड करनी चाहिए थी, तो वो आप यहाँ लिख देंगे एंड इनकम नॉट क्रेडिटेड टू P&L बट टैक्सेबल, ठीक है, अंडर दिस हेड। मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा, अंडर दिस हेड। अब यहाँ पर एक चीज़ और आ जाएगी, यहाँ ऐड कर देंगे हम डेप्रीशिएशन एज पर P&L अकाउंट, या फिर एज पर बुक्स में लिख देता हूँ, एज पर बुक्स। हमारा जो बुक्स में डेप्रीशिएशन आ रहा था वो हमने यहाँ पर लिख दिया, और फिर हम माइनस कर देंगे डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग हमारा डेप्रीशिएशन आना चाहिए था सही सही, वो हम माइनस कर देंगे। और जो हमने पहले गलत माइनस कर दिया बुक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि कंपनीज एक्ट में अलग डेप्रीशिएशन होता है, इनकम टैक्स में अलग आता है, तो वो हम ऐड कर देंगे। ये कैसे आता है वो हम अभी इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, तो मैंने ये आपको बना दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब सबसे पहले जो मैंने पढ़ा अभी, क्या पढ़ा था, एडमिसेबल डिडक्शन, क्या क्या डिडक्शन होनी चाहिए जो अलाउ होनी चाहिए। तो हम एक तरीके से पढ़ रहे हैं एक्सपेंसेस नॉट डेबिटेड टू P&L बट अलाउ एज डिडक्शन। अलाउ है डिडक्शन के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में कुछ डिडक्शंस हों, वो बोल रखा है कि हमने माइनस कर दी हैं और हमें भी उसको पढ़ के लगा कि हाँ यार ये तो माइनस होनी चाहिए थी, तो आपको उस पॉइंट का कुछ नहीं करना है। नो एडजस्टमेंट वाले पॉइंट होते हैं, आपको नोट देना पड़ेगा पेपर में कि ये नो एडजस्टमेंट वाला पॉइंट है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई कोई है आपकी डिडक्शन, बट वो माइनस हो रखी है क्वेश्चन में, और आपको भी माइनस अब नहीं करनी, ठीक है। तो फिर नो एडजस्टमेंट ऐसे आएंगे क्वेश्चंस, अभी हम करेंगे, ठीक है। अब है एडमिसिबल डिडक्शन, अलाउड डिडक्शन, क्या क्या डिडक्शन अलाउड है। तो पहला आता है रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग। अब देखो जब हम बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, बिल्डिंग के लिए कोई रेंट है जा रही है, या रेट्स जा रहे हैं, कोई मतलब आपके टैक्सेस जा रहे हैं गवर्नमेंट को, कोई रिपेयर हो रहा है, या इंश्योरेंस पे कर रहे हो आप बिल्डिंग का, ठीक है। तो आप बिल्डिंग का जो भी ये सारे कर रहे हो, ये सारे के सारे ना एक तरीके से जो भी खर्चे हैं ना ये अलाउड होंगे आपको, आप माइनस कर सकते हो अपनी पीजीबीपी की इनकम से। अब क्या होगा, जैसे मान लो मैं एक बिल्डिंग में अपना ऑफिस स्पेस ले रखा है, या किसी घर में मैंने ऑफिस स्पेस बना रखा है, उसके जो भी मैं ये टैक्सेस, रेंट, सब कुछ दे रहा हूँ ना, ये मैं अपनी बिजनेस की इनकम से माइनस करूँगा, और करना भी चाहिए, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और रिपेयर जो होने चाहिए ना आपके रेवेन्यू नेचर के होने चाहिए, तभी माइनस होंगे। कैपिटल नेचर के रिपेयर हुए तो क्यों माइनस होंगे, वो तो कैपिटलाइज हो जाएंगे, फिर तो डेप्रिसिएशन में वो आएगा, समझ रहे हो। रेवेन्यू नेचर का जो रिपेयर है वो तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, लेकिन कैपिटल नेचर का आपका कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, और उस पर डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, तो उसको अभी भूल जाओ, ठीक है, भूल गए, हम बाद में करेंगे उसको। अब ये किसको मिलेगा, ये टीनेंट को भी मिलेगा, ओनर को भी मिलेगा, दोनों को मिलेंगे ये सारे के सारे खर्चे जो भी मैंने बोले। ऐसा नहीं है कि बस आपको टीनेंट को मिलेगा। अगर मैं मान लो मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, उसमें बिजनेस कर रहा हूँ, तो भैया मैं हो सकता है ना वहाँ टैक्सेस पे कर रहा हूँ, रिपेयर करवा रहा हूँ, कुछ भी करवा रहा हूँ, रेंट नहीं पे करूँगा, क्योंकि खुद को रेंट कैसे पे कर सकता हूँ। जब वो प्रॉपर्टी मैंने खरीदी होगी तो उसका जो अमाउंट है अब मैं डेप्रिशिएट करता रहूँगा, डेप्रिसिएशन के रूप में लूँगा, ठीक है। तो टीनेंट और ओनर दोनों को ये रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर, इंश्योरेंस मिलता है। अगर मैं रेंट यहाँ पर अगर बात करूँ उसकी ओन ओनर की, तो रेंट नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। यहाँ पर क्या है, कॉस्ट ऑफ रिपेयर वही बता रखा है कि कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। अदर एक्सपेंसेस लाइक रेवेन्यू, ठीक है, वही सारी चीज़ें।
परमिसेस अंडर पार्टली बिजनेस एंड पार्टली अदर पर्पसेस। अगर मान लो आपका क्या है, आधा बिजनेस में यूज़ हो रहा है कुछ, मतलब और कुछ आप उधर रह भी रहे हो, मान लो मैंने एक घर घर लिया, उस घर में मैं अपना बिजनेस भी कर रहा हूँ, वहाँ पर मैं रह भी रहा हूँ, तो जितना परसेंटेज आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हो, मान लो घर में 3 कमरे हैं, 3 में से मैं एक कमरा बिजनेस में यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं 1/3 जो होगा वो एक्सपेंसेस अपना, ये जितने भी हमारे रेंट रेट रिपेयर ये सब थे ना, इसका 1/3 तो मैं अपने बिजनेस में ले लूँगा, और बाकी सारा मैं नहीं माइनस करूँगा अपने बिजनेस से। बस इतना सिंपल था। इसके बाद है रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर, सेक्शन नंबर 31। वो था सेक्शन नंबर 30, ये है सेक्शन नंबर 31। इसमें क्या होता है, आपके जितने भी रेवेन्यू खर्चे होते हैं, रिपेयर, आप इंश्योरेंस या प्लांट और फर्नीचर में जितने भी आप रिपेयर और इंश्योरेंस के खर्चे दे रहे हो, मशीनरी प्लांट और फर्नीचर में, तो इसके जितने भी खर्चे हैं ना, आपको माइनस मिल जाएंगे पीजीबीपी में, आप कर सकते हो। लेकिन ये सारे खर्चे आपके रेवेन्यू नेचर के होने चाहिए, कैपिटल आपको अलाउड नहीं होगा। और अगर आप पार्टली यूज़ कर रहे हो बिजनेस और पर्सनल पर्पस के लिए, तो जितना पार्ट अपने बिजनेस में यूज़ किया है उतना आप प्रोपोर्शनेट करके उस एक्सपेंसेस का डिडक्शन ले सकते हो अपनी पीजीबीपी इनकम में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। ब्राइटनेस कहाँ से बढ़ेगी? तो डेप्रीशिएशन में हम क्या पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 32 है डेप्रीशिएशन का। देखो, डेप्रीशिएशन के लिए ना सबसे पहले देखो, ये मैंडेटरी है। पहली बात, ऐसा नहीं है कि आपकी चॉइस है, आपको डेप्रीशिएशन लेना ही लेना होगा। अगर आपने कुछ एसेट्स हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, वो एसेट्स अगर आपने ख़रीदे हैं, बिजनेस में यूज़ करे हैं, तो आपको डेप्रीशिएशन भी मिलेगा, ठीक है। एक मिनट। तो आपको डेप्रीशिएशन भी मिलेगा, ठीक है। एक यहाँ पर एक नोट लिख लो, मैंने ये जो लिखा हुआ है, नो डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड गुडविल। लैंड पे आपका कोई डेप्रीशिएशन नहीं होता, गुडविल पे आपका कोई डेप्रीशिएशन नहीं होता। इट इज़ मैंडेटरी टू क्लेम डेप्रीशिएशन, ठीक है, ये लिख लेना। आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें और लिख लो, जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ ना वो लिखते रहो। एक आपका डेप्रीशिएशन में ये लिख लो कि आपका वो जो एसेट है ना, मस्ट बी यूज्ड इन बिजनेस एंड प्रोफेशन, चाहे एक्टिव यूज़ हो या पैसिव यूज़ हो। क्या होता है एक्टिव यूज़, पैसिव यूज़, वो मैं अभी बताऊंगा। आपका वो बिजनेस में यूज़ होना चाहिए, आप उसके ओनर होने चाहिए, ठीक है। और मतलब वो पुट टू यूज़ होना चाहिए। पुट टू यूज़ का मतलब, वो परचेज का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने आज खरीद लिया, ज़रूरी नहीं है कि मैं आज से ही उसको यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है मैंने 1 महीने बाद से यूज़ करा, तो जिस दिन से मैंने यूज़ करना शुरू किया ना, उस दिन से पुट टू यूज़ माना जाएगा। ये सब कहाँ लिखा है मैं अभी दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले ये बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहे हैं एसेट शुड बी एक्चुअली यूज्ड बाय द एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो सही बात है, मैंने यही तो बोला, वो उसके यूज़ में आना चाहिए, यूज़ इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूज़ हो रहा है, पर्पस बिजनेस और प्रोफेशन का ही होना चाहिए, पर्सनल पर्पस नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपका एसेट 180 दिन से कम में यूज़ हुआ है ना, तो आपको डेप्रीशिएशन 50% ही मिलेगा। ये बात यहाँ नोट कर लो, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको देखो एक तरीके से सिखा भी रहा हूँ और लर्न भी करवा रहा हूँ और एक तरीके से रिवाइज भी करवा रहा हूँ। तो आपका क्या है, 180 दिन से कम करोगे, अच्छा है वो 180 दिन क्या आप पेपर में कैलकुलेट करने बैठोगे क्या, पहले से ही डेट रट के जाओ। देखो अभी चल रहा है हमारा प्रीवियस ईयर, क्या चल रहा है हमारा प्रीवियस ईयर 23-24, जो अभी मई वाले एग्ज़ाम, जून वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है 23-24 प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए आपका जो डेट है, क्योंकि ये लीप ईयर है, इस बार 29 फरवरी आएगी, तो लीप ईयर है, 366 डेज हैं। तो आपका 4 अक्टूबर, अगर आप आफ्टर 4 अक्टूबर अगर ले रहे हो, 4 अक्टूबर तक ले रहे हो, तो 180 प्लस डेज हैं। 4 अक्टूबर के अगर बाद खरीद रहे हो उस एसेट को, तो 180 डेज से माइनस में आ जाएगा, 179 डेज होते हैं। तो अगर 4 अक्टूबर के बाद गिनोगे तो सारे 179 डेज होते हैं। तो 4 अक्टूबर के बाद अगर आप खरीद रहे हो तो आपको 50% डेप्रिसिएशन मिलेगा। 4 अक्टूबर या 4 अक्टूबर तक अगर आप खरीद रहे हो, मतलब आपने 3 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, सितंबर, सॉरी सितंबर कह रहा हूँ, हाँ सही तो कह रहा हूँ, सितंबर, अगस्त, कभी भी खरीदा है या 4 अक्टूबर को भी खरीदा है, तो आपका 180 डेज से प्लस आ जाएगा और आपको डेप्रिसिएशन फुल मिल जाएगा उस साल के लिए। क्या
क्योंकि इसमें देखो क्या होता है, कंपनीज एक्ट में तो हम ये देखते हैं कि किस डेट को खरीदा है, उधर से कितने दिन थे, उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन का रेट भी लेना पड़ता है, ये सब होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ तो या तो आपको फुल डेप्रिसिएशन मिलता है या हाफ डेप्रिसिएशन मिलता है, कहानी खत्म। इसके बाद है यूज इंक्लूड यूज इन सर्टेन पैसिव यूज। देखो पैसिव यूज होना चाहिए उसका, एक होता है एक्टिव यूज, एक होता है पैसिव यूज। एक्टिव यूज का मतलब, ओ सॉरी मैं एक मिनट गलत बोल गया कि पैसिव यूज होना चाहिए। अच्छा, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका पैसिव यूज होता है। एक्टिव यूज का मतलब होता है जैसे मान लो मैंने मशीनरी खरीदी, जिस दिन से मैंने पुट टू यूज कर दी उस दिन से मैं डेप्रिसिएशन के लिए देखूंगा उसको। लेकिन पैसिव यूज का मतलब क्या होता है, मान लो मैंने कोई, यहाँ पर है ना 3 एग्जाम्पल है, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, फायर एक्सटिंग्विशर, मशीनरी स्पेयर। क्या मैं मान लो मैं इसमें से फायर एक्सटिंग्विशर ले लेता हूँ। फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, मान लो मैंने आज खरीद लिया, क्या मैं उसको रोज़ यूज़ करूँगा? नहीं, वो तो स्टैंड बाय मेरा रहेगा। कब यूज़ करूँगा? जब आग लगेगी। तो स्टैंड बाय जो चीज़ रहती है उसे बोलते हैं हम पैसिव यूज़ में है। तो कुछ चीज़ों में है ना इनकम टैक्स ने राहत दे दी कि ठीक है जब उसका यूज़ होगा वो तभी यूज़ होगा, लेकिन आप जिस दिन खरीद के ले आए ना तब से उसका डेप्रिसिएशन ले सकते हो। जैसे 3 एग्जाम्पल इसके मैंने आपको बताई दिए। तो इसको आप जिस दिन खरीद के ले आए उस दिन आप कैपिटलाइज कर लेंगे और फिर आप उस पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे। इसके लिए पैसिव यूज़ अलाउ कर दिया। लेकिन वैसे हम एक्टिव यूज़ देखते हैं कि जिस दिन से वो पुट टू यूज़ हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ते हैं, हाँ, ओनर, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। द एसेट मस्ट बी ओन द एसेसी मस्ट ओन द एसेट होली और पार्टली। या तो पूरा एसेट तुम्हारा है या पार्टली है। पार्टली है तो डेप्रिसिएशन तुम बांट लो, जितने परसेंट तुमने मतलब उस पर डेप्रिसिएशन मतलब तुम्हारी वो है उतना तुम परसेंटेज बांट लो, सिंपल है। इसके आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ब्लॉक ऑफ एसेट। अच्छा, ब्लॉक ऑफ एसेट क्या होता है? देखो हमें ना सुना होगा तुमने इंटर में, ब्लॉक ऑफ एसेट बनाना होता है। हम कैसे बनाते हैं? सेम क्लास ऑफ एसेट होना चाहिए और सेम रेट होनी चाहिए। क्या है ये सेम क्लास सेम रेट? देखो बिल्डिंग सेम क्लास है, बिल्डिंग में अब कितनी भी बिल्डिंग्स आ जाएं, बिल्डिंग रेजिडेंशियल हो सकती है, बिल्डिंग हमारा कमर्शियल हो सकती है, बिल्डिंग हमारा एक होती है जो तुरंत डिसमेंटल कर दी जाती है, उसे क्या बोलते हैं? टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये 3 हो गए। लेकिन क्या ये तीनों अलग अलग रेट्स के हैं? हाँ, तीनों अलग अलग रेट्स के हैं। तो इनका तीनों का एक ब्लॉक नहीं बन सकता। अगर हम आ गए मान लो कमर्शियल बिल्डिंग में, मेरी 4 कमर्शियल बिल्डिंग है, सब पे 10-10% का वो डेप्रिसिएशन लगता है, तो सेम रेट आ गई और सेम क्लास की हैं, सारी कमर्शियल हैं, तो सबको मैं एक ही ब्लॉक में पटक दूंगा, एक ब्लॉक बनाऊंगा उनका और उसी में चारों में अपने कमर्शियल बिल्डिंग ले लूंगा और उसी पे मैं डेप्रिसिएशन निकालता रहूँगा। ठीक है, ठीक है। इस ब्लॉक में क्या होता है क्या नहीं होता अभी हम पढ़ेंगे। अब है इसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन का टॉपिक। एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या होता है? ये पहली बात प्लांट और मशीनरी पे ही मिलता है। और किसको मिलता है? न्यू मशीनरी और प्लांट पे ही मिलता है। किसको मिलता है? मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन अगर आप कर रहे हो किसी भी आर्टिकल का, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ट्रेडिंग नहीं, अगर आपकी कंपनी ट्रेडिंग करती है, कंसल्टेंसी देती है, इन सब में नहीं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग पे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो किसी भी चीज़ का, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने आर्टिकलशिप में देखा था, एक बंदा था जो मतलब एक कंपनी थी कंसल्टेंसी दे रही थी, क्या वो मशीनरी खरीद के लाई है कोई कुछ भी जो उनके वहाँ जैसे आरओ प्लांट ले आई एक, तो क्या उसका हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा? आंसर इज नो, मैन्युफैक्चरिंग तो ना कंसल्टेंसी दे रहे हैं। लेकिन अगर मान लो मैंने अभी एक ऑफिस में काम किया था जहाँ पर हम कंपोनेंट्स बनाते थे, तो वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो कोई भी मशीनरी या प्लांट लाएंगे नया, जो भी मशीनरी लाएंगे उस पर उनको 20% डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा फर्स्ट ईयर में। ध्यान से सुन लो, फर्स्ट ईयर में। हमेशा नहीं मिलेगा 20% हर साल, हमेशा हर साल तो 15% आपका डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपका 20% मिल जाएगा। एक तो मैन्युफैक्चरिंग को मिलता है, एक बिजनेस ऑफ जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर वालों को भी मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी वालों को। ये आपका पेपर में कभी आएगा नहीं, बट आप दिमाग में रख लो, इसको लर्न मत करो, ठीक है, इतना इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैन्युफैक्चर याद रखो, 20% आपको मिल जाएगा। क्या अगर मान लो आपकी 180 डेज से कम है तो आपको 10% मिलेगा, आधा भी हो जाएगा। लेकिन जो बचा हुआ आधा है ना 10%, वो आपको नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, अगर पुट टू यूज़ आपका 180 दिन से कम हुआ है तो क्या होगा, आपको 10% मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन, ठीक है। लेकिन आपका जो बैलेंस है ना 10%, वो आपको नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा, वो लिख लो यहाँ पर, ठीक है। बैलेंस आपको नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा, लेकिन ये एक ही बार मिलेगा 20%।
इन्होंने क्या बोला, ये जो 20% है वो एक ही बार मिलेगा। अगर फुल आपका 180 डे प्लस है तो अभी 20% मिल जाएगा, 180 डे माइनस है तो अभी 10 मिलेगा, नेक्स्ट ईयर 10 मिलेगा, लेकिन इसके बाद कभी नहीं मिलेगा। वैसे तो देखो इस पे क्या नाम है, आपके प्लांट एंड मशीनरी में बहुत सारे रेट्स होते हैं, ऐसा नहीं होता। 15% वाले होते हैं, 40% वाले होते हैं, 30% वाले होते हैं, 45% वाले भी होते हैं, ठीक है। अलग अलग रेट्स हैं डेप्रिसिएशन के, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वालों को एक बार 20% मिलेगा मिलेगा। किस पे? न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे, ठीक है। इसके आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है ना, वो किस किस को नहीं मिलेगा, मतलब कौन कौन सी मशीनरी ऐसी होंगी जिस पे नहीं मिलेगा। एक तो आपकी सेकंड हैंड अगर आपने कोई मशीनरी ली है तो आपको इसका एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर आपने प्लांट लिया है लेकिन आपने इंस्टॉल कर दिया ऑफिस के अंदर तो आपको नहीं मिलेगा। इतनी देर से बोल रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी तो कोई ऑफिस होता है ना, जहाँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट बैठता है, सेल्स डिपार्टमेंट बैठता है। वहाँ पर अगर आपने कोई मशीनरी डाली है, कंप्यूटर रखा है, तो वो नहीं मिलेगा। आपने अपने घर में कोई मशीनरी डाली है तो नहीं मिलेगा। एकोमोडेशन, गेस्ट हाउस, वहाँ नहीं मिलेगा। आप कोई ऑफिस अप्लाइंसेज खरीद रहे हो उस पे नहीं मिलेगा। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल खरीद रहे हो उस पे भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। शिप एयरक्राफ्ट लिख लो यहाँ पर, शिप एयरक्राफ्ट, उस पे भी नहीं मिलेगा। लेकिन आप जो भी ट्रक यूज़ कर रहे हो अपने फैक्ट्री के अंदर, ये लिख लो, ट्रक यूज़ कर रहे हो फैक्ट्री के अंदर, उस पे मिल जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पर लिखा तो नहीं हुआ, मैंने क्यों लिखा यहाँ पर, जब क्वेश्चन आंसर करोगे वहाँ पर आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। सिंपल सी बात है भैया, हमें क्वेश्चन आंसर सारे सॉल्व करने हैं, तभी हमें पता चलेगा। पेपर में यही गलतियां कर देते हैं बच्चे। पढ़ लिया, रोड ट्रांसपोर्ट नहीं आएगा, जैसे ही लिखा ट्रक इन फैक्ट्री यूज़ होता है क्या, तो उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सर ने तो पढ़ाया था भैया प्लांट और मशीनरी पे मिलता है। प्लांट और मशीनरी में कई लोग कहते हैं ट्रक थोड़ी ना आता है, अरे भैया आता है, अभी पढ़ेंगे हम, आता है। और फिर कहते हैं अरे रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो गया ना ये, तो नहीं, फैक्ट्री के अंदर यूज़ हो रहा है, आता है, इसी में ही आएगा और आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। लिख लो यहाँ पर। इसके बाद कोई भी मशीनरी है, प्लांट है, जिस पे आप 100% डिडक्शन ले चुके हो किसी भी उस पे, किसी भी अदर सेक्शन में, जैसे 35 AD ही ले लो, 35 AD में मिल जाता है 100% डिडक्शन। तो किसी और इधर ये लिखा हुआ है कि किसी और सेक्शन में अगर आप 100% डिडक्शन ले चुके हो तो यहाँ पर आप एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते। ठीक है भैया, वैसे सच बताऊँ तो डेप्रिसिएशन ही नहीं ले सकते उस पर, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन तो दूर की बात है, सीधी सी बात है, ठीक है। इसके बाद एडिशनल डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड टू पावर जनरेशन अंडरटेकिंग, लिख, इसको मार्क कर लो अंडरटेकिंग को। एक मिनट, इसको मैं भी मार्क कर लेता हूँ। अंडरटेकिंग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये जो भी आपके पावर जनरेशन अंडरटेकिंग है ना, उनको डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है एडिशनल, ये क्वेश्चंस में भी आएगा। लेकिन आपका अगर कोई पावर जनरेशन आपने इक्विपमेंट खरीदा है तो उस पर आपको मिल जाएगा। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ। किसी भी क्वेश्चन में आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा और बोलेगा कि पावर जनरेशन इक्विपमेंट खरीदा है। अरे कोई इक्विपमेंट खरीदा है जिससे आप पावर जनरेट करते हो, तो इक्विपमेंट खरीदा है वो तो आपकी प्लांट और मशीनरी है, उस पर तो दो आप एडिशनल डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर आपकी पावर जनरेशन की ही अंडरटेकिंग है, ठीक है, तो उस पर आप एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते हो। बस इतनी छोटी सी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं। टर्मिनल डेप्रिसिएशन, भैया टर्मिनल डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक आता है पावर जनरेशन वाली जो कंपनीज होती है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, ये बस उन्हीं के लिए ही ये टॉपिक आता है। अच्छा, ये टर्मिनल जनरेशन से पहले ना एक यहाँ पर एक CBDT का एक पॉइंट है, ये पढ़ लो। बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग जो होता है ना और पब्लिशिंग जो होता है, वो भी आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए आ जाता है। जो भी आपका ये बिजनेस प्रिंटिंग वाले बिजनेस होते हैं, ये मशीनरीज खरीदते हैं, अपनी जो प्रिंटर्स खरीदते हैं बड़े बड़े, तो ये आपका देखो, आप प्रिंटिंग बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, इधर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं कर रहे हो, लेकिन ये यहाँ पर डाल दिया है CBDT में कि उन्होंने भी बहुत लड़ा कि नहीं नहीं नहीं, हमारे प्रिंटर आने चाहिए एडिशनल डेप्रिसिएशन में, तो डाल दिया गया, ठीक है, आ गए। उन्होंने कहा कि हमारा एक साल में लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है प्रिंटर्स की, इतने बड़े बड़े प्रिंटर्स आते हैं, हम कितनी कितनी किताबें छापते हैं एक दिन में, हमारा एक साल में तो बहुत डेप्रिशिएट हो जाता है वो जो प्रिंटर है, और फिर हमें 2 या 3 4 5 साल में एक नया प्रिंटर ख़रीदना पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने हाई डेप्रिशिएशन मांगा था और उनको मिला भी है, ठीक है।
एक सर्कुलर से पास हुआ है ये चीज़, मैंने आपको पढ़ाया था पिछले चैप्टर्स में कि फर्स्ट चैप्टर में कि सर्कुलर क्या होता है। तो ये सर्कुलर से पास हुआ हुआ है, मतलब एक्ट पहले बना, सेक्शन बाद में आया, सर्कुलर सबसे बाद में आया। सर्कुलर क्यों डाला गया? किसी चीज़ को नया समझाने के लिए कि देखो ये चीज़ ऐसे पढ़ी जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, टर्मिनल डेप्रिसिएशन हम पढ़ रहे थे। अब पावर जनरेशन, जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं, ये अगर मान लो सेल कर दिया इन्होंने अपना कोई एसेट, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मान लो इनका डब्ल्यू से ऊपर है सेलिंग प्राइस, तो ये इनका लॉस हो गया। मतलब सेलिंग प्राइस इनका कम है लेकिन डब्ल्यू ज़्यादा था तो लॉस हो गया, तो ये टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो इसकी पूरी डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। अगर आपका मान लो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है डब्ल्यू से, तो आपका प्रॉफिट आ गया, तो ये आपका टैक्स, ये जो प्रॉफिट है ना, ये कोई कैपिटल गेन नहीं है, ये आपका प्रॉफिट टैक्सेबल हो जाएगा पीजीबीपी में। बस ये आपको यहाँ पर पढ़ना था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सच बताऊँ तो पेपर के लिए, लेकिन आप ये पढ़ लेना। ये एग्जाम्पल दे रखा है, जो भी मैंने अभी पढ़ाया वही सेम इस एग्जाम्पल में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ रेट्स की तरफ। रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन इसके अंदर पीजीबीपी के अंदर देखो भैया क्या होते हैं रेट्स। अब रेट्स की तरफ आते हैं, और ये ब्लॉक्स हैं जो मैं आपको ब्लॉक्स बोल रहा था कि इन सब का एक ब्लॉक बनेगा क्योंकि एक ही रेट है उन सब की। पहला है बिल्डिंग। देखो बिल्डिंग तीन तरह की होती है, मैंने आपको बताया था। एक होती है रेसिडेंशियल, एक होती है आपकी कमर्शियल बिल्डिंग, एक होती है आपकी टेम्परेरी स्ट्रक्चर। ये ब्लॉक 4 पढ़ो, ब्लॉक 3 मत पढ़ना, ये आता नहीं है पेपर में, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स का है, छोड़ दो इसको। तो देखो इसमें क्या होता है, रेसिडेंशियल जो प्रॉपर्टी होती है ना, जो बिल्डिंग हम यूज़ कर रहे हैं घर के लिए, उसमें मतलब मान लो आपका कोई घर है, मान लो एक सोसाइटी है, सोसाइटी में सारे घर हैं, एक घर में मैंने अपना बिजनेस खोल लिया कंसल्टेंसी का, तो मैं जो डेप्रिसिएशन लूँगा ना उस घर पे, वो बस 5% ही ले सकता हूँ, ठीक है। अगर मान लो मैंने कोई कमर्शियल बिल्डिंग में अपना ऑफिस स्पेस खरीदा, तो मैं वहाँ 10% ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई मैंने टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया, वुडन स्ट्रक्चर बनाया, तो उस पर मैं 40% डेप्रीशिएशन लूँगा। क्यों? क्योंकि वो तो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, पता नहीं साल भर के लिए भी टिकेगा नहीं टिकेगा, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, कितना टिकेगा बाद में बड़ी। लेकिन जो हम बिल्डिंग बनाते हैं, घर की बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, वो तो भाई सालों साल चलेगी, 60 60 70 70 80 80 100 साल निकाल देगी। लेकिन ये जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, पता नहीं 5 10 साल, 1 साल, हो सकता है 1 साल भी ना चले, तो इधर 40% आपका डेप्रीशिएशन आ जाता है। इसके बाद आते हैं फर्नीचर एंड फिटिंग्स में। फर्नीचर एंड फिटिंग्स में क्या होता है, जैसे मान लो फर्नीचर फिटिंग्स जिसमें इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स भी हमारे इंक्लूड हो जाते हैं, तो इस पे हम 10% का डेप्रीशिएशन लेते हैं। एक बार है ना, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स को मैं ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर। क्या होता है, जब आप ऑफिस में काम करेंगे ना, तो आप अपनी बैलेंस शीट में देखेंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आती हैं, तो उस टाइम पे दिमाग लगा लेना कि ये फर्नीचर का पार्ट है और इधर 10% डेप्रीशिएशन लगेगा। यहाँ बहुत लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स को मानते ही नहीं है, ये कहते हैं नहीं नहीं इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स को भी एक्सपेंसेस में ले रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स जो आपकी होती हैं, वो जैसे इधर एग्जांपल दे रखे हैं इलेक्ट्रिक फिटिंग्स के, जैसे वायरिंग हो गई, स्विचेस हो गए, सॉकेट्स हो गए, अदर फिटिंग्स हो गई, फैंस हो गए, पंखे हो गए, एक्सेट्रा। तो ये सारे आपका 10% में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का क्या होता है, देखो मोटर, एक मिनट मैं ना ये चीज़ अभी यहाँ पर अवॉइड करवा देता हूँ, ठीक है। इसको एक बार साइड रख लो और जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस वो पढ़ो। प्लांट एंड मशीनरी में इसका गाड़ी का, मान लो हमने कोई गाड़ी खरीदी, ठीक है, मोटर कार खरीदी, ठीक है, उसको हम हायर पे नहीं चला रहे हैं, मतलब नॉर्मल मोटर कार खरीदी, तो आपको 15% डेप्रीशिएशन मिल जाएगा। लेकिन आपने कोई मोटर बस, कार, लॉरी कुछ भी खरीदी, टैक्सी खरीदी, जिसको आप हायर पे चला रहे हो, मतलब आप भाड़े पे चला रहे हो उसको, आप ड्राइवर हो या आपने ड्राइवर रख रखा है और उसको आप भाड़े पे चला रहे हो, तो उसको आप 30% से डेप्रीशिएट करोगे, बस इतना याद रखना, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक कैच पॉइंट डाल रहा हूँ, ये तो हमने पढ़ लिया 15 और 30%। लेकिन अगर आप मान लो कोई मोटर कार चला रहे हो जो कि आपने 23/8/19 से लेकर 31/3/2020 में अगर ख़रीदा था, तो आपको 15 नहीं 30% डेप्रीशिएशन मिल जाएगा, डबल मिल जाएगा अगर इस टाइम पीरियड के बीच में ख़रीदा था। और सेम अगर आप कोई मोटर कार, व्हीकल या कुछ भी है, आप मतलब अपना मोटर कार, बस या कुछ भी है, अगर लॉरी या कुछ भी है, वो आप हायर पे चला रहे हो और आपने इसी टाइम पीरियड मतलब 23/8/2019 से 31/3/2020 में ख़रीदा था, तो आपको
30% नहीं, 45% आपको डेप्रीशिएशन मिल जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों था? निर्मला सीतारमन ताई लाई थी वो डेट, उस टाइम पे बेचने थे इनको बहुत सारी गाड़ियाँ, तो उस टाइम पे बोला था जो भी गाड़ी खरीदेगा बिजनेस में यूज़ करेगा उसको ज़्यादा डेप्रीशिएशन मिलेगा, और बहुत गाड़ियाँ बिकी थी उस टाइम पे। ठीक है, आते रहते हैं ऐसे गवर्नमेंट की चीज़ें, बेचते रहते हैं चीज़ें। इसके बाद क्या है यहाँ पर, मोल्ड यूज्ड इन रबड़ प्लास्टिक, ये 30%। ठीक है, इसको छोड़ दो, ये मोल्ड वाले को, इसको बस एक बार पढ़ लो, पेपर में आया नहीं है कभी। एरोप्लेन, अब जो जो मैं मार्क करवा रहा हूँ ना वो ध्यान से पढ़ो, ये पेपर में आए हैं, बाकी जो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार अपने हिसाब से पढ़ लेना, लेकिन वो पेपर में नहीं आए हैं। ठीक है, एरोप्लेन हो गए, एरोप्लेन आपका 40% आपका डेप्रीशिएशन मिलता है। एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे भी 40% मिलता है। ठीक है, ये याद रखना। वाटर पोल्यूशन कंट्रोल पे भी 40% मिलता है। एयर पोल्यूशन ज़्यादा यूज़ होगा, बहुत जगह आ जाएगा आपका, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट के नाम से आएगा, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 40%। लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट्स, इस पे भी 40% मिलता है। एनर्जी सेविंग डिवाइसेस जो होते हैं इस पे भी 40% मिलता है। रिन्यूएबल एनर्जी सेविंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर है इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड व्हीकल जो होंगे उन पे भी 40% मिलता है। मतलब इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड व्हीकल में भी 40% मिलेगा, तो इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड व्हीकल में क्या क्या आ गया भैया? भैया इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड व्हीकल में आपकी ईवी गाड़ियाँ भी आ गई। अच्छा, मतलब अभी तक तो हम मोटर बस ये सब जितने भी मोटर मोटर का मतलब ये जो पेट्रोल और डीजल से चलती थी इन पे तो हम 15% ले रहे थे, मोटर कार्स में ऊपर पढ़ाया था। लेकिन जो आपकी ईवी वाली गाड़ियाँ हैं, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, उस पर आपको 40% का डेप्रिसिएशन मिलेगा। जो आपका विंड मिल है, ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं ईवी वाले, जो भी है गाड़ी है, ट्रक है आपका, ये क्या नाम है, कोई मोपेड हो गई, ये जितने भी ईवी इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड व्हीकल यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, जो फ्यूल सेल पावर्ड हैं, फुल 100% इलेक्ट्रिक से चलते हैं, उनको 40% आपका इन्होंने डेप्रीशिएशन दे दी है। विंड मिल है जो आपका आफ्टर 1/4/14, मतलब 1 अप्रैल 2014 के बाद अगर आपका विंड मिल लगा है तो उस पर भी आपको 40% मिल जाएगा। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 15% लगा देते हैं, इसको मार्क कर लो। विंड मिल जो आपका 1/4/2014 से पहले लगा था उस पर आपको 15% मिलता है, तो ये यहाँ पर मार्क कर लो। सच में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखो, जैसे भी विंड मिल आएगा ना पेपर में, वो 1/4/2014 के बाद का ही पूछेगा 100%, और जब बाद का पूछेगा तो 40% दे देना। अगर आपका 1/4/2014 से पहले आएगा, वैसे तो नहीं आएगा लेकिन आ गया, तो याद रखना ये पुरानी डेट का है, इसको 15% से देना है, मतलब पहले 15 बाद में 40, पहले छोटा नंबर बाद में बड़ा नंबर, कैसे भी करके रट लो यार, क्योंकि ये सारी रेट्स रट नहीं है, समझने की तो है नहीं इसमें कोई चीज़। बार 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 जितनी बार पढ़ोगे उतनी अच्छे से रटा जाएगा, उतनी ज़्यादा ज़्यादा लर्न होगा, मैं ये बोलूँगा लर्न होगा। क्योंकि समझने का इसमें क्या है, क्या समझोगे इसमें? ये समझ सकते हो कि भैया देखो हाईएस्ट रेट उस पर रखा है जो गवर्नमेंट को पता है कि जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर कितने दिन ऑब्सलीट हो जाता है जल्दी, इतनी ज़्यादा सॉफ्टवेयर अपग्रेडेड्स आ जाते हैं, जो कंप्यूटर इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर आपका 40% मिल जाएगा। बुक्स हैं, बुक्स कोई भी एनुअल पब्लिकेशंस हैं, जैसे कंपनी की मैगजीन छपती हैं, ये सब हैं, तो इन सब पे भी 40% का डेप्रिसिएशन है। ठीक है, कोई भी बुक्स हैं जो आपकी लाइब्रेरी में होती हैं, इन पे भी 40% का डेप्रिसिएशन है। क्यों इतना हाई डेप्रिसिएशन क्यों है? बुक्स की कोई लाइफ होती है क्या? 3-4 साल बाद इतनी ख़राब हो जाती हैं, 1 साल बाद ही लोग इतना पढ़ पढ़ के ख़राब कर देते हैं। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी हैं, जितनी भी आपकी प्लांट एंड मशीनरी बच गई सारी की सारी 15% में आ जाएगी। ख़त्म हो गया ये सारा का सारा। ये हम किसका पढ़ रहे थे? ये प्लांट एंड मशीनरी का ही तो पढ़ रहे थे, ख़त्म हो गया ये। इसके बाद है शिप, किसी भी टाइप की शिप हो 20% आता है, ये एक अलग ही तरह की डेप्रिसिएशन है। अभी तक 20% किसी पे नहीं पड़ा था, अब 20% पढ़ लो। कोई भी शिप हो, इनलैंड वाटरवेज हो, आपका बोट हो, स्पीड बोट हो, ठीक है, इनलैंड वाटरवेज हो, आपकी वेसल हो, या आपकी ऑन गोइंग शिप हो, कोई भी हो, 20% मिलेगा डेप्रिसिएशन। इसके बाद है इंटेंजिबल एसेट, मतलब एक बार मैं इसको है ना रिवाइज करवा देता हूँ। एरोप्लेन 40% और पानी में चलने वाली 20%, गाड़ियों का 15 और हायर पे चलने वाली 30 और ईवी का 40। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इंटेंजिबल एसेट्स में। इंटेंजिबल एसेट्स कोई भी हो आपको 25% मिलेगा, ये भी लर्न कर लो, ये भी सबसे अलग तरीके की डेप्रिसिएशन है। तो 25% आपको मिलेगा इंटेंजिबल एसेट पे। क्या क्या है इंटेंजिबल एसेट? नो हाउ, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजेज और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट्स ऑफ सिमिलर नेचर। अब देखो एक नोट दे रखा है यहाँ पर, मोबाइल फ़ोन जो होते हैं और ये EPA BX होते हैं, एक आता है एक बड़ा सा फ़ोन, उसमें बड़े से वो होते हैं, वो करते हैं उससे कॉल,
घर पे मेरे है नहीं, वरना दिखा देता। EPABX सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा क्या होता है। तो मोबाइल फ़ोन EPABX ये है ना, कंप्यूटर नहीं माने गए। तो इस पे 40% आपको नहीं मिलेगा, इस पे आपको 15% मिलेगा प्लांट एंड मशीनरी के अंदर। जितनी भी बाकी मैंने बोला ना प्लांट एंड मशीनरी आ गई, उस पर 15% है। तो आपको मोबाइल फ़ोन EPBX पे भी 15% TDS कह रहा हूँ, सॉरी, डेप्रीशिएशन मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा चलो हम आगे बढ़ते हैं। ख़त्म हो गया ये। आगे एक क्वेश्चन है, वैसे तो इजी सा इलस्ट्रेशन है, फिर भी दिखा देता हूँ। देखो, ओपनिंग WDV और प्लांट एंड मशीनरी इन्होंने दे रखी थी 30 लाख। न्यू प्लांट एंड मशीनरी इन्होंने खरीदी 8/6 को खरीदी है, तो फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा 20 लाख। और न्यू प्लांट एंड मशीनरी से सबसे पहले दिमाग में चटकना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस तो नहीं है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आएगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला हुआ है कि न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज़, ये लेट खरीदी है, इस पर आधा डेप्रिसिएशन मिलेगा। और कंप्यूटर लिया हुआ है 3 लाख। अब देखो, ये जो ओपनिंग WDV है या न्यू जो भी खरीदी है मशीनरी, ये तो सारे 15% वाले हैं। कंप्यूटर हमारा 40% वाला है। तो हम देखो सेग्रीगेट भी ऐसे करेंगे, देखो जैसे कर रखा है, प्लांट एंड मशीनरी 15%, कंप्यूटर 40%। अब पहले तो हमने निकाला नॉर्मल डेप्रिसिएशन, तो ओपनिंग पे तो पूरा 15% आ जाएगा जैसे इन्होंने ले रखा है। फिर दूसरे वाले इस पे आ जाएगा आपका 7.5%। इन दोनों को तो आप ऐड करके भी पूरा 15% निकाल सकते हैं। इन्होंने यही किया, 30 लाख प्लस 20 लाख, यहाँ 50 लाख पे 15% निकाल रखा है। और दूसरा ये जो 8 लाख जिस पे आधा लेना था, उस पर 7.5% निकाल रखा है। निकाल दिया। इसके बाद देखो सेकंड पेज पे देखो, इन्होंने क्या किया है, जो बाकी का कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी जो हमारा पुट टू यूज़ है वो कितने ये आया है, ये भी 180 डेज से कम का है। तो इसमें भी आपका 40 की जगह 20% का ही डेप्रीशिएशन मिला। अब आया एडिशनल डेप्रीशिएशन। एडिशनल डेप्रीशिएशन किस किस पे मिलेगा आपका? एक तो प्लांट एंड मशीनरी जो नए खरीदे हैं आपने, एक तो 20 लाख का नया खरीदा था और ये 8 लाख का नया खरीदा था, तो इन दोनों पे आपको मिल जाएगा। एक पे 20% मिलेगा, एक पे 10% मिलेगा। सिंपल, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, देखो आप कहोगे मैं हमने तो इंटर में भी डेप्रीशिएशन पढ़ रखा है, फाइनल में भी डेप्रीशिएशन पढ़ रहे हैं, इतना इजी है, हम तो 2 मिनट में कर लेंगे। आप क्या करते हैं, ऐसे ऐसे पढ़ के, जैसे मैंने पढ़ाया आपने पढ़ के चले गए, आपने लिख कर किया ही नहीं। आपने कहा इन छोटी छोटे कैलकुलेशंस को कौन लिखेगा, ये तो ईजी है, तो ऐसे ही हो जाएगा। मैं एक बात बताऊँ, बच्चों का कट जाता है आंसर, प्रैक्टिस मत करो। देखो, एक बात मैं तुम्हें गांठ बांध के बता दूं, जब ये बुक खोलते हो ना, चाहे कोई भी बुक हो, स्टडी मटेरियल हो, किसी टीचर की बुक हो, पहले तो मैं कहूँगा स्टडी मटेरियल करो, सबसे पहले स्टडी मटेरियल करो, फिर किसी टीचर की बुक करो। लेकिन जब आप स्टडी मटेरियल भी कर रहे हो ना, एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा, इलस्ट्रेशन या पीछे वाला एग्जाम, पीछे वाले क्वेश्चंस जब कर रहे हो ना, क्वेश्चन को देखते ही ना एक कॉपी पेन लेकर बैठो और करना शुरू करो, उसको खुद से करो। ठीक है, पहले खुद से करो, फिर चेक करो क्या क्या गलतियाँ करी हैं, फिर जो जो गलतियाँ करी हैं उसके साइड में फिर से उस क्वेश्चन को दोबारा करने की कोशिश करो। जो लाइन लिखी हुई है उसको पूरा लिखने की कोशिश करो। अगर आपका कुछ गलत नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है, और या फिर आपको लगता है कि मेरे को क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है, तब एक बार जल्दी से क्वेश्चन को देखकर, आंसर को देखकर, फिर उस क्वेश्चन को दोबारा से लिख लो, या फिर साथ साथ लिख लो। कुछ भी करो बट लिखो पूरा। अच्छा, ये 5 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स लिख लिए, 5वां पार्ट लिखना ज़रूरी है? हाँ, बहुत ज़रूरी है। मैं बता रहा हूँ, अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स लग जाते हैं, पता नहीं चलता कि गलती क्या हो रही है। बट जिस वक्त तुम लिख लिख के देखना शुरू करते हो ना, तब पता चलता है कि अरे हम तो ये कभी देखा ही नहीं था। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 2, मिस्टर धवल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बताया है, और बताया कि जो आपने ये एसेट खरीदा है वो अकाउंट पे ही चेक से खरीदा है। अच्छा, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अकाउंट पे ही चेक से खरीदा है? कैश में नहीं खरीद सकते हो। वही 10,000 रुपये, सुना होगा कभी, अभी आगे भी पढ़ाऊँगा, 10,000 रुपये से ज़्यादा पेमेंट पर डे पर पर्सन को नहीं कर सकते। याद है ना, कोई सेक्शन होता है 40A3 करके, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे, अभी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि डेट ऑफ एक्विजिशन बता रखी है, डेट ऑफ पुट टू यूज़ भी बता रखी है, क्योंकि हमें तो पुट टू यूज़ देखना होता है ना, ये डेट ऑफ एक्विजिशन हमें देखना ही नहीं है, क्रॉस कर दो, हमें तो पुट टू यूज़ देखना है। तो ऐसे ऐसे देख कर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, आप एक बार कर लेना। इसमें कोई चीज़ है जो मेरे को आपको बतानी है तो मैं देख लेता हूँ। कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 40%, कंप्यूटर यूपीएस। अच्छा, जितने भी कंप्यूटर की चीज़ें हैं ना, जैसे यूपीएस, प्रिंटर, ये भी 40% पे ही टैक्सेबल होंगी। बुक्स हैं
ऑफ विच बीइंग एनुअल पब्लिकेशन आर 12,000, ठीक है, हमने 13,000 की खरीदी है, तो जितने की खरीदी है उस पर ही डेप्रीशिएशन लगाएंगे। ये जो 12,000 है ये इस पर नहीं लगाएंगे, हमने तो 13,000 की खरीदी है। और बुक्स है, कंप्यूटर है, दोनों 40% के आते हैं, दोनों प्लांट एंड मशीनरी के अंदर ही आते हैं, हमने अभी पढ़ा था। तो दोनों की एक ही ब्लॉक बन जाएगा, इसका अलग अलग से ब्लॉक नहीं बनाना। ऑफिस फर्नीचर है, ठीक है, 3 लाख का, तो फर्नीचर पे आपका 10% का डेप्रीशिएशन लग जाएगा। लैपटॉप है, लैपटॉप पे भी 40% का लग जाएगा। तो अभी हमने क्या देखा, एक तो हमारा 10% वाला है, एक हमारा 40% वाला है। 40% वाले में बुक्स, कंप्यूटर, लैपटॉप ये सब थे, और 10% वाले में ऑफिस का फर्नीचर है। तो ठीक है, उस हिसाब से ये देखो वर्किंग नोट बना हुआ है, इन्होंने 180 डेज़ के हिसाब से देख लिया, आधा देना है पूरा देना है, और आप ऐसे देके यहाँ पर आ जाएगा फाइनल अमाउंट। तो मैंने एक तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करवा दिया। इसके आगे चलते हैं, डेप्रीशिएशन इन केस ऑफ सक्सेशन। अच्छा, क्या होगा अगर जैसे कोई कंपनी का आप डेप्रीशिएशन क्लेम कर रहे हो, बीच में पूरे साल में आपकी जो फर्म या प्रोप्राइटरशिप फर्म है वो कंपनी में बदल गई, या फिर आपकी कंपनी है वो एलएलपी में बदल गई, या फिर आपका अमेलगमेशन या डीमर्जर हो गया, तो कुछ नहीं है, जो भी आप पहले थे और जो भी आप बाद में बन गए हो, तो वो बुक्स अलग अलग होंगी दोनों चीज़ों की। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 मिनट, रफ कॉपी में ले लेता हूँ। जैसे मान लो मर्जर में क्या होता है, ए और बी थे, सी बन गए, ठीक है, साल के मान लो मिड में बने हैं, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, तो आधा साल यहाँ आधा साल यहाँ। ए की अलग बुक्स है, बी की अलग बुक्स है, सी की अलग बुक्स है। तो ए की मान लो कोई डेप्रीशिएशन है, मतलब ए का कोई प्लांट है जिसकी डेप्रीशिएशन है मान लो 100, तो आधा साल में इसको 50 मिल जाएगी और यहाँ सी को भी 50 मिल जाएगी, मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है। ऐसे ही मान लो कोई फर्म या प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, कंपनी बन गई, अब दोनों की अलग अलग बुक्स होंगी। फर्म और प्रोप्राइटरशिप की बुक्स वहाँ ख़त्म हो जाएंगी जब वो कंपनी में कन्वर्ट हुए थे, कंपनी की बुक्स वहाँ से शुरू होंगी जहाँ पर वो फर्म से कन्वर्ट हुई थी। तो डेप्रीशिएशन भी उस हिसाब से डेज़ के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, डेज़ के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, डेज़ के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ डेप्रीशिएशन डेज़ के हिसाब से डिवाइड होता है, ठीक है, ये लिख लो कहीं पर, डेज़ के हिसाब से यहाँ पर डिवाइड होता है। एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसका, ये रहा इसका क्वेश्चन, देखते हैं, ध्यान से देखना। एक साई लिमिटेड थी, ठीक है, उसका 15% वो एक ब्लॉक ऑफ एसेट पे डेप्रीशिएशन चार्ज करती थी। 31/3/2023 तक उसकी WDV दे रखी है 40 लाख, मतलब जब ओपनिंग ऑफ द वो था ना, ओपनिंग WDV दे रखी है 40 लाख। इसने एक अनदर एसेट परचेज किया, कब खरीदा इसने, 1/11/2023 को खरीदा, 14,40,000 का। तो मतलब एक 40 लाख का इसने शुरू से इसका चल रहा है, और 14,40,000 का इसने बीच में, मतलब 1/11 को खरीदा है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये साई लिमिटेड जो है ना वो अमेलगमेट हो गई शिरडी लिमिटेड में, 1 जनवरी से हो गई, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बनाया है, ये टेबल आपको दिख रहा होगा। साई लिमिटेड के पास 15% की एसेट है, ओपनिंग WDV है 40, और एक नई खरीदी है 1/11/2023 जो कि है 14,40,000 की। अब देखो हुआ क्या, अमेलगमेट हुई है 1 जनवरी 2024 में, शिरडी में बन गई है, ठीक है। तो साई कब तक एग्जिस्टेंस में था, 31 दिसंबर तक, और 1 जनवरी से शिरडी एग्जिस्टेंस में आ चुका है। देखो अब क्या हुआ, जो 40 लाख का जो एसेट है ना, जो शुरू से चलता आ रहा है, उसको हम देखेंगे 1/4/23 से लेकर 31/12 तक का, तो उसका डेप्रीशिएशन ये साई ले जाएगा, जो कि होता है 275 डेज, और बाकी के जो दिन बचे वो होते हैं 91 डेज। तो टोटल हो गए 366 डेज, क्योंकि लीप ईयर है तो 366 डेज हो गए, ठीक है। और ये जो नया एसेट हमने खरीदा था 1/11 मतलब 1 नवंबर को, तो 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक साई के पास था ये 61 डेज तक, और शिरडी के पास है ये 91 डेज तक, मतलब 1 जनवरी से 31 मार्च तक गिन लेना। तो टोटल है 152 डेज। अब करना क्या है, 40 लाख पे पूरे साल का डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना, और साई और शिरडी में उसके नंबर ऑफ डेज के हिसाब से रेशियो वाइज बांट देना। और ये जो 14,40,000 का आपने मतलब एक एसेट खरीदा है 1 नवंबर को, इसको भी साई और शिरडी में नंबर ऑफ डेज के हिसाब से उनके यूज़ के बेसिस पे बांट देना। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, लिख लिख के करोगे सब समझ आएगा। ये रहा इसका आंसर, ये रहा इसका आंसर, कुछ भी नहीं है। ये देखो अपॉर्चनमेंट बिटवीन 2 कंपनीज इन्होंने कर दिया, बहुत आसान है, मैं सच बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, बस नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बांटा है।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पेज नंबर 47 पे, एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है? बस एक मिनट रुक जाओ। हाँ, एक्चुअल कॉस्ट में मैं सोच रहा था इसमें मैं आपको टेबल बनवाऊँ क्या? इसमें सारे कॉन्सेप्ट दिए रखे हैं क्या? एक बार है ना स्टडी, नहीं मैंने स्टडी मैट में ही बना रखी है टेबल, ठीक है कोई ज़रूरत नहीं है। देखो एक्चुअल कॉस्ट में सबसे पहले ये जान लो कि आप क्या लोगे। जो भी पैसे आपने दिए हैं वही एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी। भाई किसी भी एसेट को, एक मिनट में पानी पी लूँ। देखो कोई भी एसेट होता है, आप खरीद रहे हो, ठीक है, आप खरीदने गए तो भैया उसमें जितने भी आपने पैसे पे किए, मान लो ये आपकी एसेट है, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। वैसे इस पर नहीं होता है लेंस, ये तो भाई बॉक्स है, लेकिन मान लो ये मेरा एसेट है, इसको मैंने जितने भी पैसे दिए होंगे इसके, वही मेरा एसेट हो गया ना, वही तो मेरा मतलब एक्चुअल कॉस्ट हो गई ना। हाँ, लेकिन क्या ये एक्चुअल कॉस्ट जो है ऐसे ही हम ले सकते हैं? नहीं, पहले तो देखना है कि कैश में नहीं होने चाहिए। अगर आपने 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश में पे किया है, या फिर बियरर चेक में पे किया है, या क्रॉस चेक में पे किया है, लिख लो इसको, तो आपका है ना सारी की सारी पेमेंट, मतलब पेमेंट या एक्सपेंस, वो सब इग्नोर हो जाएगा, कुछ भी नहीं है वो। सिंगल पर्सन और सिंगल डे में अगर आपने किसी को दिया है तो ठीक है, एक तो ये याद रख लेना। और मतलब फिर किस में आपको देना चाहिए वो, या तो आपने अकाउंट पे ही चेक में, अकाउंट पे ही में दे रखा हो, अकाउंट पे ही चेक, या बैंक ड्राफ्ट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में दे रखा हो। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम होता क्या है? आपने कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आईएमपीएस, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी, भीम, आधार पे, कुछ भी किया है इनमें से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू किया है, अकाउंट पे ही चेक, या फिर बैंक ड्राफ्ट के थ्रू किया है, तो आपका अलाउ हो जाएगा, वो आपका कॉस्ट बन जाएगी उस एसेट की। लेकिन अगर आपने 10,000 रुपये से ज़्यादा अगर कैश में पे कर दिया तो भैया वो आपका एसेट नहीं बनेगा। सिंगल डे या सिंगल डे और सिंगल पर्सन को, अगर मान लो सिंगल डे और सिंगल पर्सन का क्या मतलब है, ये भी समझा देता हूँ। यहीं आगे इसका एक सेक्शन है पूरा का पूरा ये, लेकिन यहाँ पर एसेट में भी काम आ रहा था इसलिए हम यहीं सीख लेते हैं। सिंगल पर्सन सिंगल डे का क्या मतलब है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो आज के दिन ही, मान लो मैंने मतलब एक एसेट खरीद के लाया, मान लो 20,000 रुपये की, मैंने उसको बोला कि ये ले 20,000 रुपये, तू ऐसा कर, मैं ना इसको 20,000 को 5-5 हज़ार रुपये करके 4 इंस्टॉलमेंट में दूंगा, मैं उसी पर्सन को दे रहा हूँ, तो क्या चल जाएगा? आंसर इज आंसर इज हाँ, तो चल जाएगा, आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन सेम डे में सेम ही पर्सन को आप 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश में नहीं दे सकते, बस ये सिंपल सी बात है, ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा इसमें आगे चलते हैं। तो ये एक्चुअल हमने सीख लिया है। एक्चुअल कॉस्ट में जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। एक मैं लिखवा देता हूँ आपको, वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं बोल बोल के एक बार पढ़ रहा हूँ, लिख लो। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब होता है परचेज प्राइस, जितना भी आपने पैसे दिए, परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन, जो भी आपने इंस्टॉलेशन के खर्चे दिए, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी आपने भाड़ा दिया, ट्रायल रन, जो भी आपने ट्रायल रन, मतलब उसको कोई एक होता है ना, आपने मशीनरी लाए, आपने कहा कि इसको बस ट्राई पर रन कर रहे हैं तो उसकी भी कोई कॉस्ट लगी, इंजीनियर आपने बुलाए तो ट्रायल रन के खर्चे, अदर एक्सपेंसेस, कोई भी और भी खर्चे उस पर किए इंस्टॉलेशन के टाइम तक, जब तक आप पुट टू यूज़ कर रहे हो, जब तक आप उस मशीनरी को एक्चुअल में चला के जनरेट नहीं कर रहे कुछ, जब तक पुट टू यूज़ नहीं किया, तब तक के जितने भी खर्चे हैं आपके इसमें आ जाएंगे। टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ भी इसमें आ जाएंगे अगर आपको उस पर आईटीसी नहीं मिल रहा है। जीएसटी में अगर उस पे आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है तो यहाँ पर ऐड नहीं होगा। अगर नहीं मिल रहा है आईटीसी आपको, तो आपके टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ भी यहाँ पर ऐड होंगी। उसके अलावा आपने कोई लोन लिया है इस एसेट को खरीदने के लिए, तो आपने जो भी लोन लिया है इस एसेट को खरीदने के लिए, उस पर आप जो भी इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। लेकिन कब तक का? पुट टू यूज़ तक का। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक मशीनरी खरीदी, मैंने कहा कि इस मशीन को खरीदने के लिए मैंने एक लोन लिया, उस पर मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, लेकिन मैंने मशीनरी जैसी खरीदी, मैंने खरीद के अपनी कंपनी में रख दी, मैंने 6 महीने बाद उसको पुट टू यूज़ करी, तो 6 महीने बाद
तक के जितने भी इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस है उस लोन पर, वो तो मेरे इस मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। लेकिन पुट टू यूज़ के बाद का क्या होगी, पुट टू यूज़ के बाद भी तो हम उस लोन पे इंटरेस्ट देंगे, उसका क्या होगा, वो आपका पीएनएल में चले जाएगा। इसके बाद कोई भी गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, ठीक है, कोई ग्रांट दिया, वो इस प्राइस में से माइनस हो जाएगा। एक बात याद रखना, कोई भी सब्सिडी या ग्रांट आपको आपकी होल्डिंग कंपनी देती है तो यहाँ से माइनस नहीं होगा, सप्लायर देता है तो यहाँ से माइनस नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट देती है कोई भी ग्रांट या सब्सिडी तो वो यहाँ से माइनस हो जाएगी परचेज। ये होती है आपकी एक्चुअल कॉस्ट। ये जितने भी पॉइंट्स थे यहाँ पर, इन सब का निचोड़ यही है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं इसके अलावा, मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर, पेज नंबर 3.50 पे यहाँ पर लिख लीजिए सारे पॉइंट्स। कुछ स्पेशल सिचुएशंस दे रखी है, उन सब का निचोड़ है यहाँ पर। आपका कोई भी मान लो स्टॉक है जो आप कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। कोई भी आपका स्टॉक है, मान लो मैं क्या ऐसे बताऊँ, हाँ, मेरी कंपनी मान लो वो बनाती है, वॉचेस बनाती है, ठीक है, ये घड़ियाँ बनाती है, ये लो ये घड़ियाँ हैं, और ये घड़ियाँ बहुत लग्जीरियस हैं, इसमें ज्वेलरी भी लगी हुई है। तो ये मेरा पहले तो स्टॉक था, मैं बनाता था, लेकिन फिर मैंने इसको कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर लिया, मैंने मतलब खुद रख लिया इसको। तो और एंड यूज़ इन बिजनेस एंड प्रोफेशन, और बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी मतलब यूज़ कर रहा हूँ उसको। तो इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना, डेट ऑफ कन्वर्जन, वही आप ले लोगे इसकी सेल वैल्यू, ठीक है। मतलब सॉरी, जो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना, वो सेल वैल्यू तो ले लोगे, लेकिन वो आपका कॉस्ट बन जाएगी। सॉरी, एक बार दोबारा से समझो, मैं बताता हूँ ये कैसे काम करता है। एक्चुअली है ना, इसके अभी क्वेश्चंस आएंगे तो वो तब भी समझ आ जाएगा, लेकिन मैं वैसे भी समझा देता हूँ आपको ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो क्या होता है, मान लो मेरे पास कोई स्टॉक है, अब मैंने उसको कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपनी पीजीबीपी में क्या करूँगा, पीजीबीपी में सेल वैल्यू क्या लूँगा, जो भी इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है जब भी कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया वो, ठीक है। इसमें से माइनस अपनी कॉस्ट करूँगा, यहाँ पर अपनी इनकम निकालूंगा। लेकिन जब ये कैपिटल एसेट बन गया, तो अब जब मैं इसको बेचने जाऊँगा ना, तो यहाँ पर मैं इसकी कॉस्ट क्या लूँगा, कॉस्ट, तो वो कॉस्ट वो लूँगा जो यहाँ पर इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी, जो यहाँ पर मैंने सेल में ली थी, तो वो यहाँ पर कॉस्ट बन जाएगी। तो वो यही बोल रहा है, ये इसकी कॉस्ट है, ठीक है। इसके बाद का एक पॉइंट है री एक्विजिशन ऑफ एसेट सोल्ड। अगर मान लो आपने कोई एसेट सोल्ड किया और उसको दोबारा से खरीद लिया, ऐसा भी होता है क्या, हाँ, मैंने एक एसेट बेचा, उसको दोबारा से खरीद लिया, हो सकता है मैं कर रहा हूँ अपने किसी भी उसके लिए। तो जैसे ही मैंने उसको खरीदा, मतलब टैक्स सेविंग के लिए, मान लो मैंने उसको खरीदा बहुत कम दाम पे, तो क्या मैं उस कम दाम को ही अपनी कॉस्ट समझ लूँ? आंसर इज नो। आपका जो भी रीएक्विजिशन प्राइस है, या फिर जो भी आपने सेल किया था तब आपकी जो भी WDV थी, विच एवर इज़ लोअर, आपका वो कॉस्ट बन जाएगा, ठीक है, ये लिख लो। इसके बाद है कोई भी आपका पर्सनल एसेट है, वो आपने बिजनेस एसेट में कन्वर्ट कर दिया। अगर वो बिल्डिंग है, अगर आपने अपनी बिल्डिंग बाद में बिजनेस एसेट बना दी, तो आपकी जो भी ओरिजिनल कॉस्ट रहेगी बिल्डिंग की जब आपने खरीदी होगी, तो आप उस पर डेप्रिसिएशन तो क्लेम करते नहीं थे क्योंकि आपकी तो पर्सनल थी वो। तो अब आप डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे कब से, जब से आपने ओरिजिनल वो बिल्डिंग खरीदी थी तब से उसमें सारे डेप्रिसिएशन माइनस करोगे इतने साल तक। अगर वो ऐसा मान के चलोगे कि अगर वो बिजनेस में होती तो कितना डेप्रिसिएशन लगता, और अब जो WDV आएगा ना, वो कॉस्ट बन जाएगा बिजनेस एसेट का। ऐसे ही कोई अदर एसेट है, उसकी जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है वो आप बिजनेस एसेट के में कॉस्ट ले लोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। मैं इन सारे पॉइंट्स का आपको निचोड़ बता रहा हूँ, तो आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मान लो आपने कोई भी एसेट परचेज़ किया फॉरेन करेंसी में, तो आपका अब क्या होता है, फॉरेन करेंसी में आपने कोई एसेट परचेज़ कर लिया, अब दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी कि भैया डॉलर के रेट चेंज होंगे, तो हम फ्लक्चुएशंस आएंगे अमाउंट में, तो उस अमाउंट को रिकॉर्ड कैसे करें, उस पर क्या टैक्स बनेगा। तो देखो क्या होगा, PNL इन फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन एडजस्ट कॉस्ट ऑफ एसेट। अगर कोई भी प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कैसे होगा, अगर मान लो मैंने कोई एसेट खरीदी लेट्स से $100 की, और 80 रुपये का $1 है, तो 800 कितने की हो गई, 80, 8,000 रुपये का वो हो गया एसेट मेरा। लेकिन फिर क्या हुआ, मान लो डॉलर के रेट बढ़ गए, तो मेरे एसेट की भी तो वैल्यू बढ़ गई ना, तो प्रॉफिट हो गया मुझे। तो इसको तो क्या करूँगा मैं, कॉस्ट ऑफ एसेट से माइनस कर लूँगा। सॉरी, मैंने कुछ उल्टा बोल दिया, एक मिनट।
हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट से माइनस कर देंगे अगर हमें कोई भी प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इन द सेंस, मान लो मेरा जो डॉलर का रेट है वो एक्चुअली में एक तरीके से बढ़ गया, नहीं सॉरी वो कम हो गया। अगर डॉलर का रेट कम हो गया तो मेरे को तो फ़ायदा होगा कि डॉलर अब सस्ता मिल रहा है। तो मेरे को जो भी प्रॉफिट हुआ ना वो मैं अपने कॉस्ट ऑफ एसेट से माइनस कर दूंगा, उसकी अपनी एसेट की भी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो मुझे लॉस हुआ, मतलब मेरा डॉलर और महंगा हो गया, मेरे को महंगा पड़ेगा, तो मैं अपने कॉस्ट ऑफ एसेट में भी ऐड कर दूंगा उस अमाउंट को, ताकि वो नलीफाई हो जाए। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, इस पर इतना मतलब वो मत करना कि पेपर में आएगा तो क्या होगा कैसे होगा। आपने एग्जाम्पल नहीं दिया क्योंकि इसका एग्जाम्पल है भी नहीं और इसका कोई क्वेश्चन भी नहीं है और ये पेपर में आएगा भी नहीं। करवा क्यों रहे हो, क्योंकि यहाँ दे रखा था। एसेट यूज इन साइंटिफिक रिसर्च, अगर कोई भी एसेट आपने साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ किया तो उसकी वैल्यू नील आएगी। क्यों भाई, कोई भी एसेट अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च में खरीदा तो आगे एक सेक्शन पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है कि जो भी आप साइंटिफिक रिसर्च में कोई भी एसेट खरीदते हो उसकी 100% डिडक्शन मिल जाती है। तो जिस भी चीज़ की आपने 100% डिडक्शन ले ली, जैसे इसका भी एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक एसेट खरीदा, ठीक है, 100 रुपये का, 100 लाख समझ लेते हैं इसको, ठीक है। तो 100 लाख का एसेट खरीदा मैंने, उसकी पूरी डिडक्शन ले ली, मतलब पूरा एक्सपेंसेस में माइनस कर दिया मैंने, वो अमाउंट एक्सपेंसेस में माइनस कर दिया प्रॉफिट में से। तो पूरा एक्सपेंसेस में से जब प्रॉफिट में से माइनस कर दिया वो 100 का अमाउंट, तो अब उसकी वैल्यू क्या हो गई एसेट की, ज़ीरो। तो अब इस पर थोड़ी ना मैं डेप्रीशिएशन क्लेम करूँगा। अगर मान लो फिर से मैं 100 पे ही डेप्रीशिएशन क्लेम करने लग जाऊँ हर साल कुछ कुछ टुकड़ों में, तो भाई मैंने तो दो दो बार डिडक्शन ले ली ना। इनकम टैक्स कह रहा है पागल समझ रखा है क्या मुझे। तो एक बार अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च में आपने डिडक्शन ले ली तो अब उसकी कॉस्ट क्या होगी उस एसेट की, ज़ीरो। ख़त्म है वो एसेट। भाई आपने पूरा उसका बेनिफिट ले तो लिया, अब उसकी कॉस्ट ज़ीरो होगी। अगर आप इस एसेट को बेचने जाओगे तो जो भी सेल वैल्यू होगी ना वो पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर होल्डिंग ने कोई एसेट दिया सब्सिडरी को, सब्सिडरी ने दिया होल्डिंग को, एमेल्गमेटिंग कंपनी ने दिया एमेल्गमेटेड कंपनी को, डीमर्जर कंपनी ने दिया रिजल्टिंग कंपनी को, तो इस केस में कॉस्ट क्या होगी, इन तीनों केसेस में कॉस्ट होगी आपकी WDV ऑफ द ट्रांसफरर, एमेल्गमेटिंग कंपनी और डीमर्ज्ड कंपनी। जो भी ट्रांसफर कर रहा है ना एसेट को, तो उसके पास जो भी WDV थी, मतलब कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, जो भी आपकी WDV थी क्लोजिंग, वही आपकी कॉस्ट मानी जाएगी नई कंपनी के हाथ में, ठीक है। कोई भी आपने एसेट एक्वायर्ड किया गिफ्ट या विल से, तो जो भी प्रीवियस ओनर की WDV थी ना वो आपकी कॉस्ट मान ली जाएगी। ये भी याद रखना, एसेट एक्वायर करी गिफ्ट या विल से, ठीक है। बिजनेस के अंदर यहाँ पर कैपिटल गेन की बात नहीं होगी, अभी कैपिटल गेन में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि उसमें क्या होता है, बट यहाँ पर नहीं। यहाँ बिजनेस में अगर आपने कोई भी गिफ्ट या विल में आपको कोई भी चीज़ मिली तो प्रीवियस ओनर की WDV आपकी कॉस्ट बन जाएगी। इसके अलावा रिटन डाउन वैल्यू, इसमें क्या पढ़ा हूँ मैं, इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ इधर पढ़ने की ज़रूरत है, पेज नंबर 54 पे आ जाओ एक बार। इसमें क्या है, अगर मान लो आपने कोई सेल करी, ठीक है, एक मिनट में यहाँ पर देख लो मैंने, हाँ हाँ एक बार मैं ये टेबल दिखा दूँ क्या, एक मिनट। तो इसका टेबल मैं बाद में दिखाता हूँ, पहले ये बता देता हूँ। मान लो अब क्या हुआ, कोई डेप्रिशिएबल एसेट है, ठीक है, आपने बीच में उसको सेल कर दिया। अब जब एसेट बेचा तो पैसे आए होंगे, तो जो अगर आपका सेल प्राइस WDV से ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट हो गया। तो ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और यहाँ पर आपका डेप्रीशिएशन नहीं लगेगा, ठीक है। एक बार तो ये याद रखना। लेकिन अगर मान लो आपका कोई ब्लॉक बना हुआ है और उसमें सारे के सारे एसेट आपके सोल्ड हो गए, ऑल द एसेट आपका सारे सोल्ड हो गए, और फिर भी आपके जो ब्लॉक की जो वैल्यू है ना वो पॉजिटिव आ रही है, तो पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब वो एक तरीके से क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ ये। यहाँ देखो, अगर मान लो आपने एक मिनट, हाँ, अगर मान लो आपने एक ब्लॉक है आपका और आपके उसमें सारे एसेट है 100 के, लेकिन आपने 80 रुपये का वो पूरा ब्लॉक बेच दिया, उसमें जितने भी एसेट थे ए से लेकर मान लो ई तक 5 एसेट थे, आपने 100 के थे WDV और आपने सेल कर दिया 80 का, तो आपको 20 रुपये आ गया अभी भी ब्लॉक की वैल्यू। तो ये 20 रुपये क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, तो इसमें डेप्रीशिएशन अब नहीं लगेगा और इसे डेड लॉस बोलेंगे, ठीक है।
अगर आपका WDV नेगेटिव आ गया, मतलब ये 80 की जगह मान लो यहाँ पर 120 रुपये का सोल्ड होता, तो आपका 20 रुपये नेगेटिव आ गया, तो ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा और अभी भी डेप्रीशिएशन नहीं लगेगा। अच्छा, डेप्रीशिएशन क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि सारी एसेट तो बेच चुके हो ना, अब डेप्रीशिएशन थोड़ी ना लगेगा, अब तो कैपिटल गेन कैपिटल लॉस ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। इसका 1 मिनट, इसका आपको टेबल लिखवा दूँ क्या? बेटर रहेगा, टेबल बनवा दूँ। देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, हाँ देखो मैं डेप्रीशिएशन का एक बार टेबल बनवा देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले डेप्रीशिएशन में आता है आपका ओपनिंग WDV। हो सकता है ओपनिंग WDV नील लो अगर आपका बिजनेस नया नया है, वैसे ऐसा होगा नहीं। ओपनिंग WDV कुछ ना आएगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद आपके यहाँ पर आएंगे परचेज कोई भी आपने न्यू प्लांट एंड मशीनरी मान लो ख़रीदा है। ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपका जो भी आपने प्लांट और मशीनरी ख़रीदा है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे, इसको अलग पेन से लिख देते हैं, 2 हेडिंग्स यहाँ पर बन जाएंगी, पुट टू यूज़ मोर देन 180 डेज, और एक और हेडिंग मिल जाएगी पुट टू यूज़ लेस देन 180 डेज। ठीक है, यहाँ पर ऐसे 2 हेडिंग्स बना के आप उसके नीचे जितने भी एसेट आपने पूरे साल में ख़रीदे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद माइनस हो जाएगा यहाँ पर उसमें से सेल वैल्यू आएगी, जो भी आपका अमाउंट रिसीव हुआ है कोई भी एसेट बेचने पर, वो आपका यहाँ पर से माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आ गया आपका इसे बोलते हैं हम WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक। इसको ठीक है ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर डेप्रीशिएशन भी लिख सकते हैं वैसे। माइनस यहाँ पर आएगा आपका नॉर्मल डेप्रीशिएशन, फिर आएगा आपका यहाँ पर माइनस एडिशनल डेप्रीशिएशन, और अगर आपका क्वेश्चन में एडिशनल डेप्रीशिएशन नहीं आएगा तो आप नॉर्मल डेप्रीशिएशन को बस डेप्रीशिएशन भी लिख सकते हो। ये 2 हेडिंग्स आ जाएंगी। इसके बाद जो आपका यहाँ पर वैल्यू बचा, इसका नाम होता है क्लोजिंग WDV। ठीक है, इस तरह आपका डेप्रीशिएशन का ये चार्ट बनता है और इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार रुक जाओ। हाँ, यहाँ पर मुझे शायद कुछ पढ़ाना है, पेज नंबर आ जाओ 56 पर। यहाँ पर सेट कर देते हैं कैमरा। हाँ, पेज नंबर 56 पे आ जाओ। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्या कह रहा है ये? शायद मुश्किल नहीं है, ये आसान है। अच्छा, मैंने है ना चैप्टर नंबर 1 में आपको एक वो पढ़ाया था, टी कॉफ़ी रबड़ वाला, तो उसकी कुछ परसेंटेज बताई थी। टी की आपको पता है बिजनेस जो होती है, बिजनेस 40% होती है, सॉरी 60% एग्रीकल्चर इनकम होती है, 40% बिजनेस इनकम होती है टी की। ठीक है, अब इधर क्या हुआ, टर्नओवर दे रखी थी 20 करोड़, डेप्रीशिएशन माइनस हो गया 1 लाख का, सॉरी 20 लाख की टर्नओवर थी, उसमें से डेप्रीशिएशन माइनस हो गया 1 लाख का, एक्सपेंसेस माइनस हो गए 4 लाख के, इनकम आई 15 लाख की। अब ये जो 15 लाख की है ना, ये टी की इनकम है। अब इसमें से हम माइनस करेंगे एग्रीकल्चर इनकम 60%, और ये जो 40% आ जाएगा ये आ जाएगा बिजनेस इनकम। तो ये एक तरीके से सिखा रखा है कि जो टी वाले बिजनेस होते हैं उनमें से डेप्रीशिएशन पहले माइनस होता है, एक्सपेंसेस भी माइनस पहले होते हैं, फिर जो रेस्ट आती है ना उसमें से आप सेग्रीगेट करते हो बिजनेस इनकम कितनी है और आपका बिजनेस इनकम कितनी है और आपका एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, वो आप सेग्रीगेट करते हो। तो एक तरीके से ना जो इलेस्ट्रेशन होते हैं ना, इलेस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स, ये इसलिए कहता हूँ कि स्टडी मैट पहले सॉल्व करो, एक बार पूरी क्लैरिटी मिल जाए। अब देखो डेप्रीशिएशन पढ़ते पढ़ते डेप्रीशिएशन के बीच में कहाँ ये टी कॉफ़ी रबड़ का इसने घुसा दिया, क्यों घुसा दिया? टी कॉफ़ी रबड़ अभी आगे भी आएगा। ठीक है, और आपका पहले भी समझा चुका है। देखो पहले इसने चैप्टर 1 में बस परसेंटेज बताई थी टी कॉफ़ी रबड़ की कि कितनी बिजनेस होती है, कितनी एग्रीकल्चर होती है। आगे एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, लेकिन उस क्वेश्चन से पहले ही, उस टॉपिक से पहले ही इसने तैयार कर दिया कि डेप्रीशिएशन एक्सपेंसेस पहले माइनस हो जाते हैं डेप्रीशिएशन के टॉपिक में। इसलिए कह रहा हूँ स्टडी मटेरियल करनी बहुत ज़रूरी है, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे लेकर जाती है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने कैसे रहेंगे। वरना देखो टीचर क्या करता है ना, टीचर क्या है, स्पून फीडिंग करवाता है आपकी, वो करवाता है कि ऐसे होगा तो ऐसे कर लेना, ऐसे होगा तो ऐसे कर लेना। लेकिन स्टडी मटेरियल ना स्पून फीडिंग पे यकीन नहीं करती, वो क्या करती है, आपको तैयार करती है कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ के लिए।
पेपर के लिए, दोनों के लिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ना करें, मैं तो खुद कहता हूँ आप आरटीपी करिए, एमटीपी करिए, पास्ट पेपर्स करिए, टीचर्स की बुक्स भी करिए। मैं तो कहता हूँ टीचर्स की बुक्स क्या है, अल्टीमेटली स्टडी मटेरियल और आरटीपी एमटीपी ही तो है टीचर्स की बुक। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप टीचर्स की बुक करिए, लेकिन सबसे पहले स्टडी मटेरियल कीजिए, क्योंकि उन्होंने भी क्वेश्चन यहाँ से ही बनाए हैं। काफ़ी क्वेश्चन आपको स्टडी मटेरियल के मिल जाएंगे उनकी बुक में। उसके अलावा जितने क्वेश्चन मिलेंगे आरटीपी एमटीपी के मिलेंगे। खुद से थोड़ी ना कोई बना के डालता है, खुद से बना के डालते हैं एक दो मतलब सारे टीचर्स डालते हैं, खुद से बना के एक दो क्वेश्चंस डालते हैं, और वो क्वेश्चंस समझाने के लिए होते हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगा समझने के लिए यूज स्टडी मटेरियल। एक एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है देख लेते हैं। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ डेप्रीशिएशन। अच्छा ठीक है, ये बहुत फीजेबल है, हो भी जाएगा आप लोगों से कि डेप्रीशिएशन का वो कैरी फॉरवर्ड, मतलब कैरी फॉरवर्ड वाला चैप्टर अभी हम पढ़ेंगे सेट ऑफ वाला, वो भी यहाँ पर टॉपिक डेप्रीशिएशन के साथ ही घुसा दिया। और बहुत अच्छा किया घुसा दिया, क्योंकि जो डेप्रीशिएशन होता है देखो पहले करंट ईयर का माइनस होता है। करंट ईयर का देखो इनका क्या था, 16 लाख का प्रॉफिट था। 16 लाख के प्रॉफिट में डेप्रीशिएशन था 20 लाख का, माइनस कर दिया तो अभी भी 4 लाख का अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन बच गया। अगले साल इनका 11 लाख का प्रॉफिट था, 5 लाख का डेप्रीशिएशन था, उसमें ये अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन भी ऐड हो जाएगा और फिर 2 लाख का प्रॉफिट बच जाएगा। तो नॉर्मल फीजेबल एग्जाम्पल है, पढ़ लेना एक बार। देख रहे हो स्टडी मटेरियल कैसे डेप्रीशिएशन को कनेक्ट कर रहा है। आपको कोई भी टीचर पढ़ाएगा ना डेप्रीशिएशन, वो बस अभी तक पढ़ा के निकल जाता, वो थोड़ी ना कैरी फॉरवर्ड बताएगा। वो कैरी फॉरवर्ड वाले चैप्टर में डेप्रीशिएशन पढ़ाएगा, लेकिन स्टडी मटेरियल तुम्हें 2 बार पढ़ा रहा है। अभी भी पढ़ा रहा है डेप्रीशिएशन के साथ, कैरी फॉरवर्ड में अलग से पढ़ाएगा। अरे इससे बेस्ट चीज़ तुम्हें और क्या मिल सकती है। कनेक्शन तो कहते हैं ना, टीचर से जब क्लासेस लेते हैं तो वो इंटरलिंक कर देता है सारे सेक्शन को। तो भैया स्टडी मटेरियल क्या करता है फिर, वो तालियां थोड़ी ना बजाते हैं वो भी तो इंटरलिंकिंग का सबसे बेस्ट काम यही करता है। ये चीज़ समझो, स्टडी मटेरियल कोई बेयर एक्ट नहीं है। काफ़ी लोग इसकी गलत फहमी में होती हैं, स्टडी मटेरियल तो बेयर एक्ट है भैया, बेयर एक्ट है ये तो भाई बेयर एक्ट की तरह है। अरे बेयर एक्ट नहीं है भैया, यही लिंकिंग है, यही तुम्हारा सार है, इसी से ही तुम्हारे टीचर बड़े हो गए हैं, पढ़ा रहे हैं। चलो छोड़ो आगे बढ़ते हैं। अनअब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन मैंने बता दिया कि कैरी फॉरवर्ड हो सकता है अनलिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है, और पहले प्रॉफिट में से डेप्रीशिएशन माइनस हो जाता है और जितना भी नेगेटिव अगर और बचता है तो वो अनअब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन कहलाया जाता है। इसको आप सेट ऑफ कर सकते हो किसी भी हेड के साथ, लेकिन सैलरी के साथ नहीं कर सकते। ये सब कुछ यहाँ नहीं लिखा, ये मैं बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, सेट ऑफ के चैप्टर में बताऊँगा, 2 बार रिवाइज करवाऊँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है इसका, ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 4 है। ये मैं चाहूँगा आप करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, मुश्किल नहीं आएगी। कहाँ मुश्किल आ सकती है वो मैं एक बार देख लेता हूँ। देखो इसमें क्या किया हुआ है, ये प्लांट मशीनरी 15% और प्लांट एंड मशीनरी 40%, दो बना रखे हैं। दो इसलिए बना रखे हैं क्योंकि यहाँ पर है ना एक विंड मिल आ गया। जब विंड मिल आ गया ना तो विंड मिल में आपको ये चीज़ चाहिए होगी, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान, चलो मैं करवा ही देता हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे को भी टफ लगा था, मतलब फर्स्ट टाइम करने पर टफ लगेगा, बाद में नहीं लगेगा। देखो ओपनिंग WDV एक प्लांट एंड मशीनरी की दे रखी है 5,78,000, ठीक है। परचेज वैल्यू थी इतनी, हमें परचेज वैल्यू से मतलब नहीं है, ओपनिंग WDV से मतलब है। परचेज हमने करी सेकेंड हैंड मशीनरी कितने की, 2 लाख की बिजनेस पर्पज़ के लिए। फिर एक वाई की मशीनरी हमने खरीदी, नई नई मशीनरी खरीदी, 12/7 को खरीदी, पूरा इसमें वो मिलेगा। पावर जनरेशन के लिए खरीदी है, मैंने बताया था आपको, पावर जनरेशन के लिए कोई भी खरीदी है, ठीक है, 8 लाख। और ये देख लेता हूँ एक बार, है क्या ये बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर है, तो यहाँ पर एक तरीके से बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर है। तो देखो ये बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर है, ये कोई पावर अंडरटेकिंग नहीं है। अंडरटेकिंग होती तो आपका ये इसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। यहाँ पावर जनरेशन यूनिट और मैंने दूसरी क्या बताई थी आपको, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इन दोनों में आपको क्या मिलता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। तो ये एडिशनल डेप्रिसिएशन यहाँ मिलेगा। इसके बाद इन्होंने बोला है कि आपने एक न्यू एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाया है, और ये भी एयर कंट्रोल इक्विपमेंट में मैंने कितना बताया था, 40% बताया था, तो 40% का ब्लॉक में चले जाएगा ये, बाकी ये तीनों तो 15% में आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा न्यू एयर कंडीशन परचेज़ किया है, ऊपर आ जाते हैं, एयर कंडीशनर परचेज़ किया है और इंस्टॉल किया है ऑफिस प्रीमिसेस में। देखो ऑफिस प्रीमिसेस में किया है एयर कंडीशनर, कोई बात नहीं, डेप्रीशिएशन तो मिलेगा लेकिन एडिशनल डेप्रीशिएशन यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद न्यू मशीनरी जेड परचेज करी है, इस पर भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, और पर्पस क्या है, पावर जनरेशन के लिए, तो मिल जाएगा इसमें।
इसके बाद आपका है सेल वैल्यू दे रखी है, एक एक्स को आपने बेच दिया, जो एक्स आपके पास पहले था वो आपने बेच दिया, सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो इसमें परचेज वैल्यू दे रखी है, डब्ल्यू दे रखी है, लेकिन हम तो सेल वैल्यू लेंगे, हमें परचेज वैल्यू डब्ल्यू से भी कोई मतलब नहीं है। जब हम सेल वैल्यू सेल करते हैं ना, हम बस सेल वैल्यू लेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं कैसे किया हुआ है। क्वेश्चन कैसे किया हुआ है, ओपनिंग डब्ल्यू दे रखा था हमें, हमने क्या क्या खरीदे सारे हमने लिस्ट बनाई और सारे डाल दिए, इतने हमने खरीद लिए। इसमें से क्या बेचा, जो बेचा उसकी सेल वैल्यू लेंगे, सेल वैल्यू लेंगे, डब्ल्यू नहीं लेंगे, सेल वैल्यू माइनस कर दी, ये आ गया हमारा 18,93,000 का। और हमने जो एयर पोल्यूशन खरीदा था, हमने उसका अलग से ब्लॉक बना रखा है 2.5 लाख का, ठीक है। तो 2.5 लाख उसमें अमाउंट आ गया। तो टोटल क्लोजिंग 15% और 40% वालों का ये आ गया। नॉर्मल डेप्रिसिएशन किस किस पे आएगा, एक तो हमारा एयर पॉल्यूशन हमने जो खरीदा था, ठीक है, उस पर आ जाएगा 40% वाला, ये रहा, इसमें आ गया। अब आ जाते हैं इस वाले पे, मशीनरी वाले पे। मशीनरी वाले पे देखो क्या हुआ है, सेकंड हैंड जो हमने खरीदी थी उस पर उसका जो टाइम पीरियड था वो 180 डेज से कम था, तो हमने 7.5% ले लिया। मशीनरी जेड जो है, जो वो भी हमारा 180 डेज से कम था, तो हमने 7.5% उस पर भी डेप्रिसिएशन निकाल लिया। अब जितने भी हमारे रिमेनिंग बचे उसको हमने एक साथ ले लिया और 15% पे निकाला, क्योंकि वो 180 डे प्लस थे। तो कौन कौन से थे, एक तो ओपनिंग वाला था, जो ओपनिंग है वो तो पूरे साल यूज़ हुआ है, तो वो कितना था, 5,78,000 का, देखो ये रहा, मैं ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। और वाई था जो हमने लिया था, वो था हमारा 8 लाख रुपए का। एक एसी हमने खरीदा था, एसी भी हमारा प्लांट एंड मशीनरी में आता है, हमने ऑफिस में इंस्टॉल किया है, तो एडिशनल नहीं मिलेगा लेकिन नॉर्मल तो मिलेगा, तो वो 3 लाख यहाँ पर। और हमने जो सेल कर दिया, जो हमने सेल कर दिया 3.1 लाख का, वो यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये याद रखना, ये यहाँ से माइनस होगा। क्योंकि जो चीज़ हमने सेल कर दी ना, उसकी डेप्रिसिएशन कभी नहीं ली जाती है, उसको तो हटा दिया हमने, अपनी पूरी ब्लॉक में से ही हटा दिया जो हमने सेल कर दिया। एक बात बता दूं मैं, सेल अगर चाहे आपने पहले दिन किया है, सेल अगर चाहे आपने 31 मार्च को भी किया है या 1 अप्रैल को किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे उसको पूरे साल यूज़ ना करो या चाहे पूरे साल यूज़ करके लास्ट में बेच दो, उसका डेप्रिसिएशन आप क्लेम नहीं कर सकते हो जिस भी आइटम को आपने सेल किया है। तो मैं बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से बताऊं तो आपको ये करना चाहिए कि एसेट को, देखो इसमें कोई बिजनेस पॉइंट दिया नहीं जा सकता वैसे देखा जाए तो। मैं ये कहने वाला था कि स्टार्टिंग में बेच देना चाहिए, लेकिन फ़ायदा क्या होगा, कुछ भी नहीं, वो तो आपको जब मर्जी करे तब बेचो, बस ये है कि बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, एडिशनल डेप्रिसिएशन अब किस किस पे मिलेगा, तो मशीनरी वाई पे मिलेगा जो नहीं खरीदी थी, जेड पे मिलेगा जो नहीं खरीदी थी, एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे भी मिलेगा क्योंकि ये भी एक प्लांट एंड मशीनरी है जिस पे हमारा 40% डेप्रिसिएशन आता है, तो प्लांट एंड मशीनरी इस पे भी मिलेगा, ठीक है, मिल गया, टोटल डेप्रिसिएशन आ गया। 1 मिनट, सेकेंड हैंड मशीनरी पे नहीं आएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स तीनों पढ़ लेना कि पावर जनरेशन इक्विपमेंट्स होते हैं उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन आएगा, क्यों आएगा, इसलिए क्योंकि वो तो 15% है, 15% बोल रहा हूँ सॉरी, हमारा प्लांट एंड मशीनरी का ही तो पार्ट है ना, जो हमने वो टेबल पढ़ी थी प्लांट एंड मशीनरी की उसमें आया था। अच्छा, एक पॉइंट और जो आपका डाउट आ सकता है, जो बच्चे पूछेंगे भी कि अभी मैंने ये पढ़ाया था, ये टेबल बनाई थी डेप्रिसिएशन की, याद है, ये 1 मिनट पूरी दिखाता हूँ। ये मैंने टेबल बनाई थी, इसमें मैंने दिखाया था कि परचेज न्यू मशीनरी के अंदर मैंने पुट टू यूज़ मोर देन 180 डेज़ का एक अलग से हेडिंग बनाई थी, एक पुट टू यूज़ लेस देन 180 डेज़ के नाम से अलग से हेडिंग बनाई थी। लेकिन इस क्वेश्चन में तो सॉल्यूशन में नहीं किया हुआ, इसमें तो इन्होंने सारी की सारी एक साथ दिखा दी। तो मैं कह रहा हूँ आप हेडिंग डाल के पेपर में दिखाइए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस में आईसीआई ने दिखा रखा है, एक दो क्वेश्चन में नहीं दिखा रखा है, लेकिन आप दिखाएंगे इंप्रेशन ज़्यादा पड़ेगा, और आप दिखाएंगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। बहुत गलतियां हो जाती हैं इसमें, दिखाएंगे हेडिंग तो आपको खुद पता चलेगा ये तो 180 डेज से माइनस का है या प्लस का है, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालते वक्त और एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालते वक्त दोनों में हेल्प करेगा। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा किस में, एक तो सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी में नहीं मिलेगा, और एक आपको एसी जो आपने ऑफिस में लगाया है उसमें नहीं मिलेगा। अगर फैक्ट्री में लगा होता तो उसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिल जाता और नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा। अब ये कह रहा है कि जो बैलेंस डेप्रिसिएशन है ना एडिशनल का मशीनरी जेड पे, क्योंकि मशीनरी जेड पे 10% का ही हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाया है क्योंकि वो 180 डेज से कम यूज़ हुआ है, तो बैलेंस जो 10% है ना वो आपको नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा, सब्सिक्वेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर आप क्लेम कर सकते हो। ये पॉइंट आपका नोट में लिखना ज़रूरी है, ये जो तीनों पॉइंट लिखे हैं ये आपको यहाँ समझाने के लिए भी लिखे हैं, लेकिन पेपर में आपको नोट में ये लिख के आने पड़ेंगे।
इसके मार्क्स होते हैं। आप सोच रहे होगे कि मान लो कोई मशीनरी जेड है, अब आपने उसका नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकाल दिया, वहाँ आपका आधा नंबर, एडिशनल डेप्रिसिएशन में आपने दिखाया उसका आपका कम से कम आधा नंबर, और यहाँ आप जो नोट्स में दिखाओगे उसका हो सकता है एग्जामिनर 1 नंबर भी फिक्स कर दे। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो उसने देखा मशीनरी जेड देखते ही तो कोई भी समझ जाएगा कि उसमें नॉर्मल डेप्रिसिएशन देखना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखते कोई भी समझ जाएगा उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन देखना है। क्या वो एडिशनल डेप्रिसिएशन जो बाकी का बचा हुआ 10% है, क्या वो नेक्स्ट ईयर आएगा, क्या ये बच्चों को ये पता है? तो इसके 1 नंबर रख लेते हैं। अब बच्चे ने मान लो ये नोट नहीं लिखा, बच्चे ने बस ये क्वेश्चन में ये दिखा दिया वो दिखा दिया, दो में से वो एग्जामिनर आधा नंबर इसका आधा नंबर उसका दिखा देगा और ये नोट के आपको मार्क्स नहीं देगा। तो मैं चाहूँगा कि आप ऐसा ना करें, दिखा दे नोट, ठीक है। अब नेक्स्ट है टी डेवलपमेंट अकाउंट कॉफ़ी, ये वाला टॉपिक। तो इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। अभी टाइम बहुत हो चुका है, 1.5 घंटे हम पढ़ चुके हैं, मैं भी अभी थक चुका हूँ 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ, 9 बज चुके हैं, तो मेरे को अब थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, कल आते हैं, कल इसको रिकॉर्ड करके डालते हैं। अभी पीजीबीपी एक तरीके से ये लगा लो कि 1/4 ख़त्म हो चुका है, बस 1/4 बचा है, ओ सॉरी 3/4 बचा है। तो अभी ये पार्ट 1 है। अभी नेक्स्ट पार्ट्स के जितने भी वीडियो आएंगे मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा उसके सारे लिंक्स, लेकिन आप इसको पूरा पढ़ के नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, पूरा स्टडी मटेरियल से कवर कीजिए। कोई भी डाउट हो आपको आप इसमें पूछ सकते हैं कमेंट में, वरना मेरा नंबर है 9871349997, आप उसको व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम इससे डिस्कस कर सकते हैं। तो यही आप एक बार यहाँ तक अच्छे से कर लीजिए, और पार्ट 2 जब भी देखें तो पार्ट 1 पूरा कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए जय हिंद।